हाय फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है चैप्टर प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत फंडामेंटल चैप्टर है। इट इज फ्रेंड्स प्लेस ऑफ सप्लाई, जिसमें जो अलग अलग सेक्शंस का हम रेफरेंस यहाँ पे लेंगे, जिसका स्टार्टिंग होगा फ्रेंड्स इंटर स्टेट सप्लाई, ऑलरेडी जिसका डिस्कशन हमने कर लिया। नेक्स्ट इट वुड बी फ्रेंड्स इंट्रा स्टेट सप्लाई, इट इज सेक्शन 8, जिसका भी हमने डिस्कशन कर दिया। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर, डिस्कशन बाकी है। सेक्शन 10 इट इज प्लेस ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू गुड्स अदर देन गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए सेक्शन 11 हम अप्लीकेबल करेंगे। पर सर्विस के लिए हमारे पास दो सेक्शन का रेफरेंस आएगा। जो सर्विस के लिए सप्लाई रेसिपिएंट दोनों इंडिया में होंगे, सर्विस के लिए जो सप्लाई रेसिपिएंट दोनों इंडिया में होंगे, तो हम डिटरमाइन करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 12। एंड सर्विस के लिए जो सप्लाई रेसिपिएंट में से एक आध यहां पे होगा, एक आध बाहर होगा, तो हम एप्लीकेबल करेंगे सेक्शन 13। ओके, बाद में फ्रेंड्स हमारे पास आएगा OIDARS, व्हिच इज व्हाट फ्रेंड्स, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, हम एप्लीकेबल करेंगे, इट वुड बी सेक्शन 14। एंड लास्ट फ्रेंड्स हमारे पास आएगा, इट वुड बी फ्रेंड्स सेक्शन 15, व्हिच वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, रिफंड टू टूरिस्ट फंड्स। ओके, तो ये हमारी जर्नी रहेगी इन रिलेशन टू फ्रेंड्स प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो वापस एक बार स्टार्ट कर दे, बोलो इंट्रा सेक्शन कौन सी एप्लीकेबल होगी, इट वुड बी 8। बोलो इंटर एप सेक्शन एप कौन सी एप्लीकेबल होगी, इट वुड बी 7। इंटर स्टेट सप्लाई सेक्शन 7, इंट्रा स्टेट सप्लाई सेक्शन 8। बाद में इट इज सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर सेक्शन 9, गुड्स के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 10, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो 11, सर्विस में दोनों यहां पे होंगे तो 12, एक आध बाहर एक आध यहां पे होगा तो 13, OIDARS सेक्शन 14, रिफंड टू सेक्शन 50। बोलो क्लियर, इतना इन डेप्थ हम डिस्कशन यहां पे करने वाले हैं फ्रेंड्स। चलो बाद में हमने शुरू किया था सेक्शन 7, व्हिच इज फ्रेंड्स इंटर स्टेट सप्लाई। इन टोटल हमारे पास इन टोटल आप चेक करो तो हमारे पास फ्रेंड्स टोटल 5 सबसेक्शंस इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए अवेलेबल है। चलो शुरू हो जाओ, मेरे साथ बोलने का ट्राई करो फ्रेंड्स, भले आप घर पे बैठे हो। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1, इट इज इन रिलेशन टू गुड्स। ओके, 7.1 इट इज इन रिलेशन टू गुड्स, इट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 10। मतलब सब्जेक्ट टू सेक्शन 10 का मतलब क्या समझने का, पहले सेक्शन 10 में जाओ, वहां से लेके आओ प्लेस ऑफ सप्लाई, उसको हम कंपेयर करेंगे सप्लायर के लोकेशन के साथ। मैं रिपीट करूंगा, सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 इट इज इन रिलेशन टू गुड्स, इट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 10। मैंने देर पहले सेक्शन 10 में जाओ, वहां से लेके आओ प्लेस ऑफ सप्लाई, उसको हम कंपेयर करेंगे सप्लायर के लोकेशन के साथ। दोनों लोकेशन अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग यूटी में है, एक स्टेट में है दूसरा यूटी में है, उसको हम बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया, मतलब जो इंपोर्टेड गुड्स है उसका आप सप्लाई कर रहे हो, बट टिल इट इज क्रॉसिंग द कस्टम्स फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, उसको हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इंटर स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट इज सेक्शन 7 सबसेक्शन 3, इट इज इन रिलेशन टू सर्विसेज विच इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 12। पहले सेक्शन 12 में जाऊंगा, वहां से क्या लेकर आऊंगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, उसको हम कंपेयर करेंगे लोकेशन ऑफ सप्लायर के साथ। दो अलग अलग स्टेट में है, दो अलग अलग यूटी में है, एक स्टेट में है दूसरा यूटी में, उसको बोलेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। एंड प्रीवियस सेशन के डिस्कशन के बाद हमको पता है, इट इज नॉट जस्ट सब्जेक्ट टू सेक्शन 12, इट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 12 as well as what, section 13, meaning thereby section 7 subsection 3 is subject to section 12 as well as section 13। पहले हम वहां पे दो सेक्शन में जाएंगे, जो भी एप्लीकेबल होता होगा अकॉर्डिंगली जाएंगे। हमको पता ही है 12 कब एप्लीकेबल होगा, जब सप्लाई रेसिपिएंट दोनों यहां पे होंगे। 13 कब एप्लीकेबल होगा, जब एक आध यहां पे होगा, एक आध बाहर होगा फ्रेंड्स। ओके, तो पहले सेक्शन 12 13 में गए, वहां से लेके आए प्लेस ऑफ सप्लाई, हमने कंपेयर किया लोकेशन ऑफ सप्लायर के साथ। दो अलग अलग स्टेट है, दो अलग अलग यूटी है, एक स्टेट है दूसरा यूटी है, उसको फ्रेंड्स हम बोलने वाले इंटर स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट इट वुड बी सेक्शन 7 सबसेक्शन 4, जब हम सर्विस का इंपोर्ट करेंगे, इन केस ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज it would be always interstate supply. And section 7 subsection 5 it is deemed interstate supply. Section 7 subsection 5 it is deemed interstate supply. उसमें section 7 subsection 5 clause A, जिसमें क्या बोला है कि सप्लायर इंडिया में होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होगा। मैं रिपीट करना चाहूंगा, सप्लायर इंडिया में है, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया है, इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, इंटरस्टेट सप्लाई। सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 क्लॉज बी, इट इज इन रिलेशन टू सेज, मतलब सेज में दो बातें आएगी, एक यूनिट आएगा, एक डेवलपर आएगा, उसको आप गुड्स का सप्लाई करो, उसको आप सर्विस का सप्लाई करो, वो आपको सप्लाई करे, आप उसको सप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब बाय सेल्स भी कवर्ड, टू सेल्स भी कवर्ड, यूनिट भी कवर्ड, सेल्स डेवलपर भी कवर्ड, लेट अस से बाय सेल्स भी कवर्ड, टू सेल्स भी कवर्ड, गुड्स का सर्विस भी, गुड्स का सप्लाई भी कवर्ड, सर्विस का सप्लाई भी कवर्ड। इन शॉर्ट सेल्स वर्ड सुन के क्या बोलने का, इट इज फ्रेंड्स इंटर स्टेट सप्लाई। देन बाद में आएगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 क्लॉज सी, व्हिच इज व्हाट, उसमें तीन अलग अलग क्राइटेरिया यहां पे इंपोज किए गए, जो यहां पे चेक कर सकते हो। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे होना चाहिए, इट शुड बी फ्रेंड्स इन टैक्सेबल टेरिटरी। प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे होगा, इन टैक्सेबल टेरिटरी, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं है और कोई जगह पे इस सेक्शन में कवर नहीं होता, तो उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इंटर स्टेट सप्लाई। एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा, इट वुड बी आईजीएसटी। डन, ये हमारा बेसिक डिस्कशन था इन रिलेशन टू सेक्शन 7। बाद में हमने डिस्कस किया था, इट वाज सेक्शन 8 व्हिच इज फ्रेंड्स इंट्रा स्टेट सप्लाई, having two different subsections. 8 subsection 1 it is again in relation to goods, it is subject to section 10. section 8 subsection 1 it is subject to section 10, meaning thereby पहले हम section 10 में जाएंगे, वहां से क्या लेके आएंगे, it would be place of supply, उसको हम कंपेयर करेंगे लोकेशन ऑफ सप्लायर के साथ। दो लोकेशन, सप्लायर का लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई, जो सेम स्टेट में है, जो सेम यूटी में है, स्टैंडर्ड अकाउंटेंट्स, जो सेम स्टेट में है, सेम यूटी में है, उसको हम क्या बोलेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई। दैट विल बी रिगार्डेड एज व्हाट फ्रेंड्स, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ओके, बाद में उसका कुछ एक्सेप्शंस है, उसका कुछ प्रोवाइजो जब यहां पे चेक कर सकते हो,
गुड्स का सप्लाई आपने सेल्स को किया, यो यूनिट भी हो सकता है, डेवलपर भी हो सकता है, बाय सेल्स भी हो सकता है, टू सेल्स भी हो सकता है, इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज इंट्रास्टेट सप्लाई। 7.5 बी ने तो बोल दिया कि सेल्स का नाम सुन के इंटरस्टेट सप्लाई बोल देने का, बट इंटर ने भी क्लियर कर दिया कि भी सेल्स का आप जो भी सप्लाई करते हो, और जो मतलब सेल्स आपको सप्लाई करता है कि सेल्स आप मतलब सेल्स को आप सप्लाई करते हो, जब हम बाय सेल्स टू सेल्स की बात करेंगे, यूनिट डेवलपर की बात करेंगे, इसको हम इंट्रा मानने वाले नहीं है। नंबर बी आप चेक करो, गुड्स इंपोर्टेड मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच आर इंपोर्टेड इनटू टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे आर क्रॉसिंग द कस्टम्स फ्रंटियर, उसका भी जो भी आपने सप्लाई किया उसको हम इंट्रा मानने वाले नहीं है। एंड एज पर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 उसको हमने क्या मान लिया फ्रेंड्स, इंटरस्टेट सप्लाई। बाद में सी क्लॉज जो आपको पता ही है फ्रेंड्स, सप्लाई टू टूरिस्ट, जो भी टूरिस्ट है जो सेक्शन 15 में रिफर्ड है, मीनिंग दैट फॉरेन टूरिस्ट, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में बोल सकते हैं, उसको आपने सप्लाई किया है, तो उस केस में इस सिनेरियो में फ्रेंड्स ऑलवेज ध्यान में रखना है हमको कि उसको हम इंट्रास्टेट सप्लाई मानने वाले नहीं है, उसको हम इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे एंड उसके ऊपर हम आईजीएसटी लगाएंगे। एंड वो जो भी गुड्स आउटसाइड इंडिया ले जाएगा, वो जो भी गुड्स आउटसाइड इंडिया लेके जा रहा होगा, उसके ऊपर हम जो एप्लीकेबल टैक्स इंपोज करेंगे इट विल बी आईजीएसटी। एंड वो उसका वहां पे क्या क्लेम कर पाएगा, रिफंड। मतलब रूल्स आर टू बी प्रिस्क्राइब्ड, बट फ्यूचर में डेफिनेटली आप ये देखोगे कि हमारे वहां पे फॉरेन टूरिस्ट की लाइनें लगती होगी रिफंड मांगने के लिए। डेफिनेटली फ्यूचर में ये सिचुएशन आप डेफिनेटली देखने वाले हो फॉर श्योर, बिकॉज रूल्स आर टू बी प्रिस्क्राइब्ड एज ऑफ नाउ। बाद में इट इज सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 व्हिच इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 12 एज वेल एज 13। इट इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 12 एज वेल एज व्हाट फ्रेंड्स, सेक्शन 13। मीनिंग देयर पहले हम जाएंगे कहां पे, पहले हम जाएंगे पहले हम जाएंगे प्लेस ऑफ सप्लाई में, वहां से सेक्शन 12 में जाएंगे, 13 के हिसाब से पहले हम क्या लेके आएंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। बाद में उसको हम कंपेयर करेंगे लोकेशन ऑफ सप्लायर के साथ। बाद में इफ बोथ आर इन सेम स्टेट, इफ बोथ आर इन सेम यूटी, तो उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ओके, एंड एप्लीकेबल टैक्स कौन सा होगा, इट वुड बी C+S। बाद में उसका प्रोविजो जो सर्विसेज की बात करता है, सेल्स की बात करता है, यूनिट डेवलपर की बात करता है, बाय टू की बात करता है, इसको हम इंट्रा नहीं मानेंगे। ऑब्वियसली 7.5 ने क्या बोल दिया, इट इज इंटरस्टेट सप्लाई, एप्लीकेबल टैक्स वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, इट वुड बी आईजीएसटी। और पक्का कुछ है एकदम क्लियर। तो सेक्शन 7 was in relation to interstate supply, सेक्शन 8 it is in relation to intrastate supply, जिसका हमने डिस्कशन किया था प्रीवियस सेशंस में। बाद में हमने डिस्कस किया था सेक्शन 15 which is friends refund to tourist। आगे हमने डिस्कस कर दिया सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 का प्रोविजो क्या कहता है कि भी सेक्शन 15 में जो भी टूरिस्ट डिफाइंड है उसको आप सप्लाई करोगे, उसको हम इंट्रा मानने वाले नहीं है, उसको हम इंट्रा मानने वाले नहीं है फ्रेंड्स, उसको हम इंट्रा नहीं मानेंगे, तो उसको हम इंटर मानते हुए उसके ऊपर जो एप्लीकेबल टैक्स होगा वो आईजीएसटी होगा, जिसका वो डेफिनेटली क्या क्लेम कर पाएगा, हमारे वहां पे रिफंड। क्लियर, डन। तो ये हमारा डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है फ्रेंड्स। एक अमेजिंग एनालिसिस भी हमने कर दिया था, जो भी हमको पता ही है फ्रेंड्स, जो हमने फोर्थ पॉइंट के ऊपर फोकस किया था विच इज गुजरात लंदन गुजरात। इसके ऊपर फ्रेंड्स हम 7.5C एप्लीकेबल ना करते हुए जो सेक्शन एप्लीकेबल करेंगे इट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, 8.2। अगेन जो यहां पे आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, ये एग्जम्प्ट होगा बिकॉज लंदन लंदन है, लंदन लंदन है, मीनिंग दैट बाय यहां पे जीएसटी की लेवी तो है, बिकॉज 7.5C के हिसाब से सप्लाइज वेयर इन टैक्सेबल टेरिटरी जो इंट्रा नहीं है और कोई जगह पे सेक्शन में कवर नहीं होता, तो उसको हम इंट्रा तो मानेंगे, बट सॉरी उसको हम सप्लाई तो मानेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई मानेंगे, बट अल्टीमेटली सप्लाई रिसिपेंट जब बाहर हो तो उसको हम एग्जाम कर देते, इट इज अल्टीमेटली नॉट सब्जेक्ट टू लायबल फॉर जीएसटी। एंड लास्ट आप चेक कर सकते हो, इट इज लंदन गुजरात लंदन, ना ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है ना ये इंटर स्टेट सप्लाई है। तो जो फ्रेंड्स कोई सप्लाई इंट्रा के इंटर नहीं होता तो उसके ऊपर सी के आई लग सकता नहीं है फ्रेंड्स, जो इंट्रा के इंटर नहीं है तो उसके ऊपर सी के आई नहीं है, जो सी के आई नहीं है तो टैक्स लेवी करने का क्वेश्चन भी आता नहीं है फ्रेंड्स। तो एनी सप्लाई हैज टू बी बाइफरकेटेड आइदर टू बी इंट्रा स्टेट सप्लाई और टू बी इंटर स्टेट सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ लेवी ऑफ आइदर सी और आईजीएसटी। जो वो इंट्रा के इंटर नहीं है तो एप्लीकेबल टैक्स कुछ भी नहीं होगा, हम जीएसटी के स्कोप के इमीडिएटली बाहर निकल जाएंगे फ्रेंड्स। बोलो क्लियर, डन, ओके फ्रेंड्स। फाइनली अभी हमारा चैप्टर शुरू होगा विच इज प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी हमारी जर्नी शुरू होगी फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। अब तक जो भी हमने डिस्कशन किया इट वाज जस्ट इन रिलेशन टू व्हाट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई, कि भी ये इंट्रा है कि इंटर है, बस इतना ही हमने कंक्लूजन किया। अभी एग्जैक्टली प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, कैसे टाइप करेंगे हम प्लेस ऑफ सप्लाई, उसका डिस्कशन हम करेंगे एज पर सेक्शन 10, 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन फ्रेंड्स। डन, चलो उसमें से हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा इट वुड बी सेक्शन 13। हम 13 के ऊपर पहले फोकस करेंगे। सर क्यों ऐसा, अरे आप चिंता ना करो, बस ऐसा। ओके चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 13। फ्रेंड्स सेक्शन 13 के बारे में ऑब्वियसली एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दी है। सेक्शन 13 का मतलब वो सर्विस के बारे में प्लेस ऑफ सप्लाई है। जब सप्लाई रेसिपिएंट दो में से एक आध यहाँ पे होगा एक आध बाहर होगा, तो हम सेक्शन कौन से एप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पे सेक्शन 13। ओके चलो आपके सामने पेश होने जा रही है, ये रही हमारी फेवरेट, आपकी फेवरेट, जो हो जाएगी चिंता ना करो, बस आ रही है, बस आगा जा चल फटाफट, कितना वेट करवाएगी। चलो ये रही हमारी, कहां गई, ये रही फ्रेंड्स हमारी सेक्शन 13। डन है, चलो शुरू करते हैं सेक्शन 13। देखो फ्रेंड्स सेक्शन 7 में अलग अलग हमारे पास 5 सब सेक्शंस थी, हमको पता है
सेक्शन 8 में हमारे पास टोटल 2 सबसेक्शंस थी, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो। जब हम सेक्शन 13 की बात करेंगे इन टोटल फ्रेंड्स हमारे पास टोटल सबसेक्शन कितनी है, ये तो 7 हुई, ऐसी टोटल हमारे पास 13 सबसेक्शंस है। जो अब यहां पे चेक करो धीरे धीरे होले होले तो आपको पता चलेगा इन टोटल हमारे पास टोटल 13 सबसेक्शंस है। तो इन डेप्थ अलग अलग सिचुएशन के लगभग सारे सिचुएशंस का आंसर आप यहां पे देखोगे कि अलग अलग सिचुएशन में क्या आने वाला है और क्या हो रहा है हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। जो अब यहां पे इन डेप्थ हम डिस्कशन करेंगे तो धीरे धीरे हमको पता चलेगा। तो सेक्शन 13 में अलग अलग टोटल 13 सबसेक्शंस हमारे पास अवेलेबल है फ्रेंड्स। ओके चलो डन, शुरू करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत फैबुलस, एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन इन रिलेशन टू डिटरमिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई व्हिच इज सेक्शन 13। चलो फ्रेंड्स, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, इट इज फ्रेंड्स इन रिलेशन टू एप्लीकेबिलिटी। इट इज नथिंग बट व्हाट, एप्लीकेबिलिटी। मतलब ये सेक्शन 13 कब एप्लीकेबल होगा उसके बारे में जो डिस्कशन है, इट इज अंडर सब सेक्शन 1। सेक्शन 13 कब एप्लीकेबल होगा उसके बारे में जो भी डिस्क्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल है, इट इज अंडर सब सेक्शन 1। फ्रेंड्स ये मैंने एक्ट को खाली टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया है, बाकी फ्रेंड्स एक भी वर्ड मैंने जोड़ा मरोड़ा तोड़ा नहीं है, डायरेक्ट ही प्रिंट किया है। बिकॉज मेरा ऑलवेज ऐसा मानना है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आप जो लेवल के ऊपर हो, फाइनल लेवल के ऊपर हो, उसके ऊपर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, उसका इंटरप्रिटेशन सीखेंगे, वो एक अलग लेवल के ऊपर आपको ले जाएगा फ्रेंड्स। ओके, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 मैं एक भी वर्ड नहीं बोलूंगा, आप एकदम ध्यान से 1 मिनट में आपके लिए वेट करूंगा, एकदम ध्यान से शांति से सबसेक्शन 1 आप खुद से पढ़ेंगे। चलो मैं 1 मिनट वेट कर रहा हूं, रीड इट एट योर ओन फर्स्ट फ्रेंड्स। सबसेक्शन 1 प्लीज फर्स्ट एट योर ओन प्लीज फ्रेंड्स। चलो मैं स्टार्ट करूं। यस, बहुत सिंपल है, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कि सप्लाई रेसिपिएंट में से दो एक यहां पे होगा, एक बाहर होगा, तो सेक्शन 13 एप्लीकेबल होगी। पता चला? वो इसका ऐसा किसने बोला? मैंने तो पहले बोल दिया था, बट ऐसा बोला किसने? सबसेक्शन 1 ने बोला। तो मैंने सबसेक्शन 1 के रेफरेंस लेके बोला था आपको कि सप्लाई रेसिपिएंट सर्विस के केस में एक यहां पे होगा, एक बाहर होगा, तो सबसेक्शन 13 के हिसाब से हम क्या डिटरमाइन, सॉरी सेक्शन 13 के हिसाब से हम क्या डिटरमाइन करेंगे फ्रेंड्स? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आप यहां पे चेक कर सकते हो, द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मीनिंग देयर बाय ये जो हम प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज ढूंढने जा रहे हैं उसमें सेक्शन 13 कब एप्लीकेबल होगा? वेयर दैट यू कैन चेक लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। आप समझ रहे हो चार्टर्ड अकाउंटेंट? लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। इट इज वेयर आउटसाइड इंडिया। दो में से किसी भी एक का लोकेशन जो आउटसाइड इंडिया होगा तो दूसरे का लोकेशन ऑब्वियसली कहां पे होगा? इंडिया में होगा। तो एप्लीकेबल सेक्शन कौन सी होगी? इट वुड बी सेक्शन 13। वो तो क्लियर है, एकदम डन। चलो फ्रेंड्स, अभी फाइनली सेक्शन 13 का स्टार्टिंग हुआ, अभी फाइनली हमारा चैप्टर का स्टार्टिंग हुआ, अभी फाइनली हम डिटरमाइन करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। आओ सब सेक्शन 2, इसको फ्रेंड्स हम बोलेंगे जनरल प्रोविजंस। सबसेक्शन 2 जो हमारे पास अवेलेबल है उसको बोलेंगे जनरल प्रोविजंस। जैसे फ्रेंड्स हमारे पास कैसा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, नहीं कि जो हमारी इनकम हेड सैलरी में टैक्सेबल नहीं होती है, हेड हाउस प्रॉपर्टी में उसका मेड नहीं हुआ, हेड हाउस मतलब पीजीबीपी में उसका सेटिंग नहीं हुआ, कैपिटल गेन तक उसका लेटर से सेटिंग नहीं हुआ, तो फाइनली हेड कौन सा होगा? इट वुड बी फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मतलब जो कोई स्पेसिफिक, मतलब जो कोई इनकम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन में सेट ना होती हो तो कौन से उसको हम टैक्सेबल कर देंगे? इट वुड बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सिमिलरली सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 I4 सेट जैसी है। सर उसका मतलब क्या कि जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 से लेके सेक्शन 13 सबसेक्शन 13, चार्टर्ड अकाउंटेंट लिसन में वेरी वेरी केयरफुली, जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 से लेके सेक्शन 13 सबसेक्शन 13 तक हम डिटरमाइन नहीं कर पाए, मतलब जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई सबसेक्शन 3 से लेके सबसेक्शन 13 में फॉल सिचुएशन नहीं होती है, तो आपका डिटरमाइन करेगा प्लेस ऑफ सप्लाई कौन? पता चला? उसके लिए सबसेक्शन 2 बनी है, उसके लिए सबसेक्शन 2 बनी है, जो आप यहां पे चेक कर सकते हो। The place of supply of services. Okay, but किसका place of supply of services that you can check except services which are specified under subsection 3 to 13। मतलब जो 3 से 13 में सेटिंग हो जाता हो ना, तो वहां पे ही जाने का।
जो 3 से 13 में सेटिंग हुआ तो वहां पे जाने का, तो 2 में नहीं आने का। तो 2 में कब आने का? जब 3 से लेकर 13 में सेटिंग नहीं हुआ, वहां पे आप फॉल नहीं हुए, वो सिचुएशन आपके लिए नहीं बनी है, तब जाके सब सेक्शन 2 में आने का। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्लियर ने? ओके, तो सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13, बोलो 13(2) जनरल। हम क्या बोलेंगे? बोलो 13(2) जनरल। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या बोलेंगे? बोलो 13(1) एप्लीकेबिलिटी, जिसको बुलाएंगे टाइम पास। उसमें कुछ खास सीखने जैसा नहीं था, तो हमारे लिए वो टाइम पास हो गया। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, फंडामेंटल से बहुत इंपॉर्टेंट है, पर हमको कुछ सिखा के नहीं गई, हमको तो टाइम पास का पहले से पता था। प्लेस ऑफ सप्लाई के फर्स्ट लेक्चर से पता था कि सर्विस में जब सप्लाई रेसिपिएंट दोनों यहां पे होंगे तो सेक्शन 12 एप्लीकेबल होगा, एक आध यहां पे एक आध बार होगा तो सेक्शन 13 एप्लीकेबल होगा। ये तो पहले दिन से पता था हमको। यस और नो? यस। तो हमको ये सब सेक्शन 1 कुछ सिखा गया ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पास। बोलो 13(1) टाइम पास। ओ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या घर पे बैठे हो, चलो बोलो मेरे साथ, बोलो 13(1) टाइम पास, 13(2) जनरल। ओके, तो जो सबसेक्शन 3 से लेकर सबसेक्शन 13 में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई फॉल नहीं होगा, तो हम डिटरमाइन करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सबसेक्शन 2। बट क्या होगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई? बताओ सर, अभी इंतजारी हो रही है। क्या होगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई? तो अब यहां पे चेक कर सकते हो, इट वुड बी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस। मतलब रेसिपिएंट का लोकेशन क्या बनेगा? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। सो जनरल सेंस में जो कोई स्पेसिफिक सबसेक्शन 3 से लेकर 13 आपको एप्लीकेबल नहीं होती है, तो सबसेक्शन 2 विल डिटरमाइन अवर प्लेस ऑफ सप्लाई, व्हिच विल बी व्हाट? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, व्हिच विल बी व्हाट? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलो क्लियर? बोलो 13(2) जनरल। किसका लोकेशन हम चेक करेंगे? रेसिपिएंट का लोकेशन हम चेक करेंगे टू बी अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। कभी कभी ऐसा होगा, आप समझो एग्जांपल के तौर पे आप बैंक में गए, आप बैंक में गए कुछ सर्विस अवेल करने के लिए, बट बैंक में आपका अकाउंट नहीं था। अब समझने का ट्राई करो, बैंक में आपका बैंक अकाउंट आपने ओपन नहीं किया था, मतलब आपके एड्रेस प्रूफ की डिटेल्स बैंक के पास अवेलेबल नहीं थी। सपोज आप फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए गए, ओके, एंड वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए ना आपके पास पासपोर्ट मांगा, ना और कोई ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, ना और कोई एड्रेस की डिटेल्स आपसे मांगी। सपोज नाम मांगा एग्जाम्पल के तौर पे, एंड और कोई डिटेल्स आपसे नहीं मांगी। मतलब ऐसा हो सकता है कि आपका एड्रेस उनके पास अवेलेबल ना हो। इट इज सो पॉसिबल है कि रेसिपिएंट का एड्रेस हमारे पास अवेलेबल नहीं था इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इट इज एब्सोल्युटली पॉसिबल कि रेसिपिएंट का एड्रेस सप्लायर के पास अवेलेबल ना हो। 32 ने तो क्या बोला? रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, बट रेसिपिएंट का लोकेशन है ही नहीं, उसका एड्रेस तो होना चाहिए ना, तो है ही नहीं रेसिपिएंट का लोकेशन हमारे पास। तो लॉ ने बोला चिंता ना करो, आपका हो जाएगा डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी सप्लायर का लोकेशन क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी 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 सप्लायर का लोकेशन क्या बनेगा फिर? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। जो अब यहां पे चेक कर सकते हो, वेयर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इज नॉट अवेलेबल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेसिपिएंट का लोकेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो अरे नहीं डिटरमाइन होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अरे क्यों नहीं होगा? होगा, which would be what friends? लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। सप्लायर का लोकेशन क्या बन जाएगा फ्रेंड्स? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। ए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एकदम क्लियर, चकाचक। चलो शुरू करो। 13(1) टाइम पास, बट हमारे लिए एप्लीकेबिलिटी। बोलो 13(2) जनरल। जनरली किसका लोकेशन? रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, पर नहीं अवेलेबल है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नहीं मिलता है हमको रेसिपिएंट का लोकेशन, तो क्या? तो सप्लायर का लोकेशन बन जाएगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। फ्रेंड्स अभी मैं सेक्शन 13(2) का कोई एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज आपको तो पता ही नहीं है कि 3 से लेकर 13 में आता क्या है। पहले वो तो समझ ले 3 से 13 में क्या आता है, उसमें जो नहीं आता होगा उसका मैं एग्जांपल 2 में दूंगा। अभी से दे दूंगा तो आपको तो पता नहीं है 3 के 13 में क्या है। सो इसका एग्जांपल लास्ट में सबसेक्शन 13 को हम खत्म कर देंगे, उसके बाद बताऊंगा। ए देखो ये सर्विस कोई जगह पे नहीं आई, ना 3 ना 4 ना 5 ना 6 ना 13, कोई जगह पे नहीं आई। आओ इसका आंसर हम ढूंढेंगे एज पर सबसेक्शन 2। खबर पड़ी? तो इसका एग्जांपल एज ऑफ नाउ नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज हमारे पास 3 से लेकर मतलब मेरे पास तो है, पर 3 से लेकर 13 तक का नॉलेज अभी हमारे पास, आपके पास नहीं है एज ऑफ नाउ। बोलो क्लियर? डन। बट या तो रखना पड़ेगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आने वाला है। चलो शुरू करो। 13(1) टाइम पास। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या बैठे हो अपने अपने घर पे, बोलना स्टार्ट करो मेरे साथ। बोलो 13(1) टाइम पास, 13(2) जनरल। जनरल किसका लोकेशन? रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, बट नहीं अवेलेबल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो सप्लायर का लोकेशन विल बिकम व्हाट? अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। आई थिंक अब बरोबर एकदम परफेक्ट मैनर में मुझे समझ रहे हो फ्रेंड्स। डन। चलो सब सेक्शन 3, अभी रियल प्लेस ऑफ सप्लाई स्टार्ट होगा। सर कब से बोल रहे हो? अभी स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट होगा? नहीं, फाइनली अभी फाइनली स्टार्ट हो जाएगा। अब जरा चेक करो सब सेक्शन 3, विच इज व्हाट? माय फेवरेट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वंडरफुल। चलो नंबर ए, पहले मैं प्रोविजन बोलता हूं, उसका एग्जाम्पल आप थोड़ा सोचना स्टार्ट करो। मैं प्रोविजन बोलूंगा, आप स्क्रीन पे देखो ना देखो फर्क नहीं पड़ता, आप मेरे प्रोविजन के ऊपर फोकस करना फ्रेंड्स। अनलेस अदरवाइज रेसिपिएंट प्रोवाइड्स गुड्स टू सप्लायर, सप्लायर इज नॉट एबल टू परफॉर्म सर्विसेज। मैं रिपीट कर देता हूं, आप प्रोसेस मगज में स्टार्ट कर दो, एग्जाम्पल ढूंढना स्टार्ट कर दो। अनलेस रेसिपिएंट इज प्रोवाइडिंग गुड्स टू सप्लायर, अनलेस recipient is providing goods to supplier, supplier is not able to perform services.
सप्लायर इज नॉट एबल टू परफॉर्म सर्विसेज। मैं रिपीट कर देता हूं प्रोविजन, अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं आपके लिए। जब तक रेसिपिएंट सप्लायर को गुड्स अवेलेबल नहीं करेगा ना, आप एग्जांपल ढूंढना शुरू कर दो फ्रेंड, चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जांपल मगज में सोचना स्टार्ट कर दो। जब तक रेसिपिएंट सप्लायर को गुड्स नहीं देगा ना, सप्लायर की ताकत ही नहीं है कि वो सर्विसेज का परफॉर्मेंस कर पाए, सर्विसेज वो प्रोवाइड कर पाए, ऐसी ताकत ही नहीं है सप्लायर के पास। अनलेस अदरवाइज रेसिपिएंट इज प्रोवाइडिंग गुड्स टू सप्लायर, सप्लायर इज नॉट एबल टू परफॉर्म सर्विसेज एट ऑल। बोलो एग्जांपल बोलो। आप अपने हिसाब से सोच के बैठे होंगे, मैं 2-3 एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। नंबर 1 इज फ्रेंड्स रिपेयर्स सर्विसेज। सपोज मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट हो, जब तक आप मुझे एसी नहीं देंगे, जब तक आप मुझे आपकी कार जो बिगड़ चुकी है, जो आपकी कार बिगड़ चुकी है वो जब तक आप मुझे नहीं देंगे, आपका मोबाइल बिगड़ चुका है जो आप मुझे नहीं देंगे, तो फिर उसके ऊपर मैं सर्विस कैसे परफॉर्म करके दे पाऊंगा। किसी ने बहुत परफेक्ट हमारे वहां पे लिखा हुआ है, इट इज फ्रेंड्स जॉब वर्क, एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। जब तक प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जॉब वर्कर को गुड्स का सप्लाई नहीं करेगा, जॉब वर्क किसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा। आप समझे, आपका गुड्स का सप्लाई करना बहुत जरूरी फॉर माय परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज, बीइंग सप्लायर, योर बीइंग रेसिपिएंट, योर सप्लाई ऑफ गुड्स इज वेरी वेरी मैंडेटरी और वेरी वेरी कंपलसरी और वेरी वेरी रिक्वायर्ड। आप समझे, जब तक आप मुझे गुड्स नहीं देंगे मैं किसके ऊपर सर्विसेज का सप्लाई करके दूं फ्रेंड। पता चला। सो जॉब वर्क है, बाद में लेटर से रिपेयर्स है, बाद में 2-3 आपको बातें बताऊं फ्रेंड्स। देखो एक रिपेयर्स आया, एक जॉब वर्क आया। बोलो बाद में क्या हो सकता है कि जब तक आप मुझे गुड्स का सप्लाई नहीं करके देते, मैं आपको सर्विस का परफॉर्मेंस करके नहीं दे सकता हूं। क्या ऐसा एग्जांपल आएगा। एक और आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, रिपेयर्स आ गया, जॉब वर्क आ गया, बाद में आता है कॉबलर। आई डोंट नो ये स्पेलिंग करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा, बट कॉबलर का मतलब होता है मोची। जब तक आप मोची पता है ना, वो जूते रिपेयर करता है, तो जब तक मोची को आप जूते नहीं देंगे, वो किसका रिपेयर करके आपको देगा फ्रेंड्स। पता चला। सो कॉबलर यहां पे फॉल होगा। बाद में आता है फ्रेंड्स लॉन्ड्री सर्विसेज। जब तक आप कपड़े नहीं देंगे वो किसको धोएगा, किसको धोएगा। जब तक आप कपड़े का सप्लाई नहीं करोगे वो किसको धोएगा। तो लॉन्ड्री सर्विस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो मैंने प्रोविजन से आपको एक्सप्लेन की है वो फ्रेंड्स। ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल हमारे वहां पे हो सकते हैं जिसमें रिपेयर्स, जॉब वर्क, कॉबलर, बोलो बाद में फटाफट लॉन्ड्री एक्सेट्रा, मतलब ये सारे ऐसे एग्जांपल्स हो गए जिसमें रेसिपिएंट का गुड्स का सप्लाई करना बहुत जरूरी फॉर सप्लायर्स परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज। मतलब जब तक आप मुझे गुड्स नहीं देंगे मैं सर्विसेज का परफॉर्म करके नहीं दे पाऊंगा। डन। उसको बोलेंगे यहां पे क्लॉज ए। सो ये क्या बन गया, सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। ये ए मैंने कैप्स लॉक में लिखा है, बट एक्ट में ये स्मॉल ए हो जाएगा बिकॉज इज सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए। डन है। ओके, पहले मैं आंसर बता देता हूं। ऐसी सारी सर्विसेज में जहां पे रेसिपिएंट पहले गुड्स का सप्लाई करेगा सप्लायर को, बाद में सप्लायर उसके ऊपर सर्विसेज परफॉर्म करके आपको देगा। ऐसे सर्विसेज में और ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है फ्रेंड्स, किसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है। जो सप्लायर का लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है ना, रेसिपिएंट का लोकेशन इंपॉर्टेंट है ना, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं। तो किसका लोकेशन हम कंसीडर करेंगे फ्रेंड्स, जहां पे ये गुड्स के ऊपर सर्विसेज का परफॉर्मेंस किया जाता है, जहां पे रिपेयरिंग किया जाता है, जहां पे जॉब वर्क का प्रोसेसिंग किया जाता है, जहां पे कॉबलर ये मोची मतलब जो मोची होगा वो रिपेयरिंग करता है, बाद में जो लॉन्ड्री जहां पे कपड़े धोता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्रेंड्स सिंपल वर्ड्स में जहां पे ये गुड्स के ऊपर प्रोसेसिंग किया जाता है, गुड्स के ऊपर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, वो लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। ना रेसिपिएंट का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई, ना सप्लायर का लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई। तो जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ गुड्स के ऊपर, जहां पे गुड्स के ऊपर सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ फ्रेंड्स, वो क्या बनेगा, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। आई थिंक बरोबर क्रिस्टल क्लियर समझ रहे हो फ्रेंड्स, यस और नो। यस, चेक करो आंसर, पहले चेक करो, बाद में क्वेश्चन पढ़ता हूं, बाद में प्रोविजन पढ़ता हूं, वो तो गजब है, आहा फिदा हो जाओगे। पहले आंसर पढ़ो। लोकेशन वेयर सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। डन। चलो प्रोविजन क्या है जरा एकदम ध्यान से पढ़ना पड़ेगा बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरा चेक करो। सर्विस इज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, मतलब हम जो सर्विसेज का सप्लाई कर रहे हैं ना, वो गुड्स के ऊपर कुछ सर्विसेज की बात है। इट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, इट इज सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। गुड्स के रिलेटेड कुछ सर्विस की बात है, गुड्स के रिस्पेक्ट में कुछ सर्विसेज की बात है। ओके, which are required to be made physically available. What is required to be made physically available? Goods are required to made physically available. वापस एक बार पढ़ो इतना ध्यान से। सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स के ऊपर कुछ सर्विसेज की यहां पे बात हो रही है, which are required to be made physically available, मतलब रेसिपिएंट फिजिकली गुड्स अवेलेबल करेगा सप्लायर को। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्लीज लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। रेसिपिएंट फिजिकली गुड्स अवेलेबल करेगा सप्लायर को। ओके, कौन सप्लाई करेगा, कौन ये गुड्स अवेलेबल करेगा, लॉ क्या कहता है, वापस एक बार हेडिंग के साथ चेक करो।
मतलब शुरुआत से मैं पढ़ रहा हूं, सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स which are required to made physically available by recipient of services, मतलब रेसिपिएंट गुड्स का सप्लाई करेगा। ओके, किसको गुड्स का सप्लाई करेगा? टू सप्लायर ऑफ सर्विसेज। टू हुम? रेसिपिएंट किसको ये गुड्स का सप्लाई करेगा? सप्लायर ऑफ सर्विसेज को वो गुड्स का सप्लाई करेगा। और टू अ पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, मतलब सिंपल वर्ड में समझो, मेरी मोबाइल शॉप है, सुना केयरफुली, मेरी मोबाइल शॉप है जहां पे मैं मोबाइल सेल भी करता हूं, मोबाइल का रिपेयरिंग भी करता हूं। आपके मोबाइल में कोई दिक्कत है, एग्जांपल के तौर पे व्हाट्सएप ने आपकी स्क्रीन को तोड़ दिया, एग्जांपल के तौर पे कोई ऐसा वीडियो आया होगा, कोई ऐसा मैसेज आया होगा जिससे आपने आपकी स्क्रीन को तोड़ दिया, एग्जांपल के तौर पे, एंड वो टूटी हुई स्क्रीन आप मेरे वहां पे आके रिपेयर करवाना चाहते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा क्या? मैं तो सेठ हूं, मैं तो बिजनेस करता हूं, मोबाइल का मेरा बहुत बड़ा शॉप है। अरे 5 किलोमीटर बड़ी तो मेरी शॉप है, मैं एक कुर्सी के ऊपर बैठा हूंगा कि मैं मोबाइल रिपेयरिंग करूंगा। अरे ऑब्वियसली ना, हम तो बिजनेस वाले हैं, हम तो शांति से कुर्सी पे बैठे होंगे, हम तो ऑर्डर करेंगे, ए मगन चल फटाफट तो इसकी स्क्रीन रिपेयर कर दे। यस और नो? यस। तो यहां पे आप मोबाइल किसको अवेलेबल करोगे? मगन मेरे एम्प्लॉयर को कि स्मिथ बॉस ऑफ द एंटिटी को, बॉस ऑफ द बिजनेस को? किसको गुड्स का सप्लाई करोगे? मुझे थोड़ी बिजनेस गुड्स का सप्लाई करने वाले हो। अब मेरे पास आएंगे तो भी क्या बोलूंगा? ए मगन क्या करता है, क्या बैठा है, चल फटाफट मोबाइल उठा, रिपेयरिंग करना स्टार्ट कर। अरे यस और नो? यस। सो यू आर नॉट मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू मी, आई एम सप्लायर। हमारे वहां पे सप्लायर कौन होता है? जो आपको कंसिडरेशन चार्ज करे वो सप्लायर। हमारे वहां पे सप्लायर कौन? जो आपको कंसिडरेशन चार्ज करे ना, वो सप्लायर। हमारे वहां पे सप्लायर कौन? जीएसटी में सप्लायर कौन? जो आपको कंसिडरेशन चार्ज करे वो सप्लायर। ऑब्वियसली मगन, माय एम्प्लॉय इज नॉट गोइंग टू चार्ज यू because Magan is going to charge me for his services to me. Yes or no? And I am going to charge you. So for you, who is supplier? Smith is supplier, and for me, you are recipient. Arey, yes or no? Yes. So I am supplier for you, but still you are not making goods available to me. You are making goods available to somebody else who is acting on behalf of supplier. So ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सप्लायर को ही गुड्स दो, आप मेरे बिहाफ पे किसी और को भी गुड्स दे सकते हो, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। क्लॉज तो यही रहेगा, प्रोविजन तो यही रहेगा फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर, एकदम परफेक्ट प्रोविजन आप समझ रहे हो। मैं रिपीट करता हूं वापस एक बार ध्यान से। सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स के ऊपर कुछ सर्विसेज की यहां पे बात हो रही है, विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल। सो रेसिपिएंट गुड्स का सप्लाई फिजिकली अवेलेबल करेगा, किसको अवेलेबल करेगा? बाय रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज टू, किसको अवेलेबल करेगा? टू सप्लायर ऑफ सर्विसेज और द पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। इधर आप मुझे गुड्स का सप्लाई करोगे और मेरे बिहाफ पे जो एक्ट कर रहा है मगर मेरा एम्प्लॉयर, उसको आप गुड्स का सप्लाई करोगे। क्यों गुड्स का सप्लाई किया? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विसेज। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सर्विसेज मतलब जब तक आप मुझे गुड्स का सप्लाई नहीं करोगे, मुझे और एक पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मी, if unless otherwise you are, let us say, supplying goods to me, I am not able to perform services in this scenario, in this situation. फ्रेंड्स, जो हमारा आंसर आएगा, जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा? सर्विस का जहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ, सर्विस का जहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ, वो लोकेशन, वो लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स? हमारा प्लेस ऑफ। बरोबर एकदम परफेक्ट मैनर में आप चीजों को समझ रहे हो फ्रेंड्स। यस और नो? यस। सो रिपेयर्स है, जॉब वर्क है, कॉबलर है, लॉन्ड्री है, एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल आपके मन में भी आते होंगे। ये सारे सिचुएशन में हमारा जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, वो फ्रेंड्स हमारा बनने क्या जा रहा है फ्रेंड्स? प्लेस ऑफ सप्लाई। डन। चलो फ्रेंड्स, उसका प्रोवाइजो जो आप यहां पे चेक कर सकते हो, इट इज फर्स्ट प्रोवाइजो, एंड आफ्टर दैट इट इज फ्रेंड्स सेकंड प्रोवाइजो। चलो हम पहले डिस्कस करेंगे इसका सेकंड प्रोवाइजो, उससे बेटर हम पहले डिस्कस करेंगे क्लॉज बी। सो दिस इज सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी। ओके, चलो शुरू हो जाओ। बोलो 13 टाइम पास। अरे क्या बैठे हो, पिक्चर देखने आए हो ना? तो बोलो, चलो मेरे साथ। बोलो 13 टाइम पास। 13 जनरल। जनरल किसका लोकेशन चेक करेंगे? रेसिपिएंट का लोकेशन। पर रेसिपिएंट का लोकेशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अवेलेबल नहीं है, तो किसका लोकेशन चेक करेंगे? सप्लायर का लोकेशन चेक करेंगे, टू बी प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी इंपॉर्टेंट शुरू हुआ सेक्शन 13.3। सेक्शन 13.3 बोलो क्या बोलेंगे? 13.3 को मैंने आपको नाम नहीं दिया, इट इज फ्रेंड्स परफॉर्मेंस। 13.3 का नाम क्या है हमारा? परफॉर्मेंस, मतलब सर्विस का परफॉर्मेंस, गुड्स के ऊपर सर्विस का परफॉर्मेंस। क्लॉज भी बताएंगे, उसमें भी आपको बताऊंगा। ओके, सो गुड्स के ऊपर सर्विस का परफॉर्मेंस। बोलो 13.3 परफॉर्मेंस। अरे 13.3 परफॉर्मेंस। आप रेसिपिएंट, आपने मुझे गुड्स का सप्लाई किया, मैं सप्लायर। वापस मैं रिपीट करना चाहूंगा, आप रेसिपिएंट, आपने मुझे गुड्स का सप्लाई किया, मैं सप्लायर, एंड मैं वो गुड्स के ऊपर कुछ सर्विस का परफॉर्मेंस करके आपको दूंगा उस सिनेरियो के लिए, उस सिचुएशन के लिए जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ। जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ, वो लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। वो लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स? बोलो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। पक्कू? एकदम क्लियर। तो उसके दो प्रोवाइजो है, उसको एक 2-5-10 मिनट के बाद डिस्कस करते हैं। उसके पहले हम डिस्कशन करना चाहेंगे ऑफ सब
लेट अस से क्लॉज बी, सबसेक्शन 3 क्लॉज बी। वापस एक बार मैं यहां पे प्रोविजन बोलता हूं, आप उसके एग्जांपल वापस एक बार मगज में सोचना शुरू करो। Unless otherwise, I'm speaking provisions, you must be processing example in your minds. Unless otherwise, recipient is physically available with a supplier. Listen me very, very carefully. Unless otherwise, recipient is physically available with supplier, supplier is not able to perform services. Supplier is not able to perform services. जब तक रेसिपिएंट फिजिकली सप्लायर के पास अवेलेबल नहीं होता है, सप्लायर सर्विस का परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। सप्लायर के सर्विस के परफॉर्मेंस के लिए रेसिपिएंट का फिजिकली सप्लायर के पास आना जरूरी। ओ मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली अगेन। अनलेस अदरवाइज रेसिपिएंट इज फिजिकली अवेलेबल विद सप्लायर, सप्लायर इज नॉट एबल टू परफॉर्म सर्विसेज। बोलो सर्विस ऐसी कौन सी होगी? अरे अरे बोलो सर्विस कौन सी ऐसी होगी? मैं बताऊं आपको, इट डिपेंड्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज। इट डिपेंड्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज। मूवी देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा, मूवी देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा। सो आप मूवी थिएटर में जाएंगे तब सिटी गोल्ड वाले, सिनेमैक्स वाले, बाद में पीवीआर वाले आपको मूवी दिखाएंगे। सो पीवीआर बना सप्लायर, आप फिजिकली वहां पे गए तब जाकर आपको सर्विस का परफॉर्मेंस हो पाया। अरे यस और नो? यस। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है इट डिपेंड्स बार्बर। बोलो ऐसा कभी हुआ कि मैं यहाँ पे बैठे बैठे लेक्चर ले रहा था एंड बार्बर अपनी दुकान से, मेरा बार्बर का नाम मेहुल है, मेहुल है, बरसों से जब सीए कर रहा था आर्टिकलशिप के पैसे से, मतलब आर्टिकलशिप के टाइम से मैं उसके साथ बाल कटा रहा हूँ। आज भी वो मेरे बाल काट रहा है फ्रेंड्स। ओके, एंड बरसों बरस जब तक वो जाएगा तब तक तो मैं उसके पास ही बाल कटाऊंगा, फिक्स है ऐसा। डन। अभी हुआ क्या, हमने ऐसा अग्रीमेंट किया है, अब समझो ना। अभी हुआ क्या, अब समझो कि वो मेहुल जी अपने शॉप में बाल काटना शुरू करे, ऐसे ऐसे कातर शुरू करे, क्या मेरे बाल यहाँ पे गिरने स्टार्ट हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो मुझे फिजिकली ही मेहुल जी के पास जाना पड़ेगा और मेहुल जी यहाँ पे आएंगे। इन शॉर्ट, आई मस्ट बी फिजिकली अवेलेबल विद सप्लायर, आई मस्ट बी फिजिकली अवेलेबल विद सप्लायर फॉर द पर्पस ऑफ हिज परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज रिगार्डिंग मी। सो उसको यहाँ पे हम क्लॉज बी में एप्लीकेबल करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो एंटरटेनमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स एजुकेशन। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स एजुकेशन। हम बात करते हैं इन रिलेशन टू फिजिकल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन की बात नहीं है, डिजिटल एजुकेशन में आपको फिजिकली आने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन आपके पास आ गई, आहा स्मिथ सर आपके मोबाइल में हाजिर हो गए, पता चला। बट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल एजुकेशन, जब आपको नौकर में आना होगा। अब समझे, जब आप नौकर में आएंगे तब नौकर आपको सर्विसेज परफॉर्म करके देगा। उस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में हम सेक्शन कौन से एप्लीकेबल करेंगे? इट इज सब सेक्शन 3 क्लॉज बी। आई थिंक आप समझ रहे हो बरोबर मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस और नो? यस। बाद में आएगा फ्रेंड्स हेल्थ केयर सर्विसेज। बाद में आएगा फ्रेंड्स इट इज हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज जनरली तो एग्जम्प्ट है, पर हमको पता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी होगा, प्लास्टिक सर्जरी होगा, जनरली इट इज अगेन टैक्सेबल। सपोज मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना हो, मुझे कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी करवानी हो, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, जो टैक्सेबल भी है। कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट जनरली टैक्सेबल भी है, तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बाद में वो हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी मुझे करके देगा। तो माय फिजिकल प्रेजेंस विद सप्लायर इज मैंडेटरी फॉर सप्लायर्स परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज। बट हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो तो बताओ अभी। सो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पे होगा, वापस एक बार जो आगे हुआ करता था, इट इज लोकेशन वेयर सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म, जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो लोकेशन हमारा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर, एकदम परफेक्ट मैनर में आप बरोबर समझ रहे हो फ्रेंड्स। ओके, सो अनलेस अदरवाइज recipient's physical location or physical presence is available with supplier, supplier is not able to perform services. In this scenario, in this situation, in this situation आपका जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा वो बनेगा फिर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके वर्डिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ने जैसे, जरा ध्यान से चेक करो फ्रेंड्स। सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल। फ्रेंड्स ये सर्विसेज जो है वो हम इंडिविजुअल को सप्लाई करते हैं, बिकॉज फिजिकल प्रेजेंस इंडिविजुअल का ही होता है। आपने कभी देखा कंपनी का फिजिकल प्रेजेंस? कंपनी का वो क्या होता है, कॉमन सील आया था जिसके ऊपर हमने सर्विसेज परफॉर्म की? ना ना, ऐसा नहीं होता। पार्टनरशिप डीड आई थी जिसके ऊपर हमने सर्विसेज परफॉर्म की? अरे ऐसा नहीं होता, खाली इंडिविजुअल का फिजिकल प्रेजेंस होता है। डन। सो दैट यू कैन चेक इट अगेन। सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड either as a recipient of service, meaning thereby उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो रेसिपिएंट का है, मतलब रेसिपिएंट फिजिकली सप्लायर के पास आता है। और पढ़ने जैसा है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट। इधर आप चेक करो, रेसिपिएंट डायरेक्टली फिजिकली सप्लायर के पास आएगा और उसका जो मतलब ऐसा कोई पर्सन होगा हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर।
ऐसा कोई पर्सन हु इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट, सॉरी सप्लायर नहीं, वो सप्लायर के पास आता है, वो सप्लायर के पास किसका आना जरूरी है, अगर रेसिपिएंट आ जाए तो भी चलेगा, और पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट वो आ जाए तो भी चलेगा, वो आ जाए तो भी चलेगा। अरे सर ये रेसिपिएंट तो समझ में आता है, बट ये पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट, चलो मैं वो समझाता हूं। यहां पे फ्रेंड्स रेस्टोरेंट सर्विस भी आ सकती है, रेस्टोरेंट में भी फिजिकली आपको जाना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सर्विसेज, यस और नो। जब तक आप रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे आपको वो रेस्टोरेंट सर्विसेज खाने वाली प्रोवाइड नहीं कर सकती। जोमेटो स्विगी ये सब अलग बात है, उसमें ये सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल करने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हो। बट जब आप फिजिकली रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो तो जब तक आप खाना खाने के लिए नहीं जाएंगे तो आपको सर्विस का परफॉर्मेंस करके नहीं दे पाएंगे। उस सिचुएशन में जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ वो लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। देन चलो फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है, पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट। अभी आप समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। मैंने आप सबको एक रेस्टोरेंट में पार्टी दी, मैंने आप सबको एक रेस्टोरेंट में पार्टी दी, अरे पार्टी दी, स्माइल तो दो, कहां पे खाना खाने के लिए अभी जाने की बात कर रहा हूं, स्माइल तो दो, हंसो, वेरी गुड। अभी मैंने पार्टी दी, मतलब स्मिथ पैसे देगा रेस्टोरेंट वालों को, अरे यस और नो, यस, पर खाना खाने के लिए तो आप भी पहुंच जाओगे, है ना, आर्टिकल शिप के बाद, ऑफिस के बाद, यस, तो खाना खाने के लिए आप भी पहुंच गए, एंड फ्रेंड्स मैं भी वहां पे था, मैं भी खाना तो खाऊंगा, बट सबके पैसे 2 3 5 हजार लोग जितने भी होंगे सबके पैसे मैं दूंगा। ओके, सो फ्रेंड्स हु इज रेसिपिएंट, देखो हमारा वहां पे रेसिपिएंट की डेफिनेशन है जो क्या कहती है, द पर्सन हु इज लायबल टू पे कंसिडरेशन, द पर्सन हु इज लायबल टू पे कंसिडरेशन बिकम्स व्हाट, रेसिपिएंट। The person who is liable to pay consideration becomes what, recipient over here. Friends मुझे बताओ who will be the person required to pay consideration? Friends obviously I will be the person who is required to pay consideration because Smith is the person who is giving party, so Smith will be the person required to make payment of consideration. Yes or no? So I will become what, recipient. I will become what, recipient. I will become what, recipient. Okay, so आप कौन हो, खाना तो आप खा रहे हो, मेरे सादा तो 100 टाइम्स आपने खाना खाया, तो आप कौन, you are not recipient because you are not liable to pay consideration, you are acting on behalf of recipient। हे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आप समझे, आप नॉट नहीं हो, ऐसा नहीं करो आप नॉट हो, समझना, यू आर नॉट रेसिपिएंट, यू आर पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट। आई थिंक आप बरोबर समझ रहे हो जो मैं कन्वे कर रहा हूं फ्रेंड्स। तो आपका भी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी होगा, आप समझे, आपका भी फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है, तब जाकर सप्लायर आपको सर्विस का परफॉर्मेंस दे पाएगा। ओके, उस सिनेरियो में जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा वो क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा लोकेशन, वो बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो चेक करो वापस एक बार ध्यान से, सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड आइदर एज रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, आइदर वो रेसिपिएंट है और पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट आप। ओके, which requires फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रेसिपिएंट, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रेसिपिएंट मतलब रेसिपिएंट का फिजिकल अवेलेबल होना जरूरी है, और पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मतलब जो पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट है उसका फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। क्यों जरूरी फिजिकल प्रेजेंस, विद सप्लायर फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सप्लायर के साथ उसका फिजिकल प्रेजेंस क्यों जरूरी, ऑब्वियसली फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो उस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, वो लोकेशन क्या बनेगा, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। आई थिंक एक वर्ड टू वर्ड एकदम प्रॉपर मैनर में आप समझ रहे हो जैसे मैं कन्वे करना चाहता हूं फ्रेंड्स। डन, चलो शुरू करें। सेक्शन 13 सब सेक्शन 1, चलो मेरे साथ बोलने का ट्राई करो प्लीज, भले घर पे बैठे हो कोई चिंता नहीं, आजू बाजू वाले सुनेंगे तो खुश होंगे, आप पढ़ाई तो कर रहे हो एटलीस्ट। चलो 1 2 3 को 13 टाइम पास, बोलो 13 टाइम पास। 13 जनरल, जनरली किसका लोकेशन, रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, बट नहीं है उसका लोकेशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अवेलेबल। सप्लायर्स लोकेशन, सॉरी रेसिपिएंट्स लोकेशन इज नॉट अवेलेबल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस विद सप्लाई, तो सप्लाई का लोकेशन क्या बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। पहले प्रेफरेंस रेसिपिएंट को दिया, अवेलेबल ना हो उसका एड्रेस, उसका लोकेशन, तो सप्लायर का लोकेशन बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलो 13 परफॉर्मेंस, बोलो 13 परफॉर्मेंस, बोलो 13 परफॉर्मेंस। दो क्लॉज, क्लॉज ए क्लॉज बी। क्लॉज ए, बोलो आप रेसिपिएंट, मैं सप्लायर, आपने मुझे क्या दिया, गुड। अरे आप बोलो फटाफट, आप कौन, रेसिपिएंट, मैं कौन, सप्लायर, आपने मुझे क्या दिया, गुड्स। जब तक आप मुझे गुड्स नहीं देंगे मैं उसके ऊपर सर्विस का परफॉर्मेंस करके नहीं दे पाऊंगा। एक एग्जांपल याद रखो, रिपेयर्स, एक एग्जांपल क्या याद रखना है, रिपेयर्स। जब तक आप गुड्स नहीं देंगे मैं सर्विस का परफॉर्मेंस करके नहीं दे पाऊंगा। आंसर आएगा जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ वो लोकेशन बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर, चलो क्लॉज बी, जब तक फिजिकली रेसिपिएंट और पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट सप्लायर के पास अवेलेबल नहीं होगा, सप्लायर सर्विस का परफॉर्मेंस करके उसके ऊपर दे सकता नहीं है। वापस एक बार आंसर क्या आएगा इसमें याद रखो, हेल्थ केयर सर्विसेज
सर्विस, इसमें याद रखो एजुकेशन, इसमें याद रखो एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। तो जहां पे आपका सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा वो लोकेशन क्या बनेगा? फिर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। आई थिंक एकदम चकाचक, एकदम परफेक्ट मेथड में आप समझ रहे हो। यस और नो? यस। चलो अभी क्लॉज ए के दो प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो एंड सेकंड प्रोवाइजो। अभी चेक करो फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात आपको बता दूं, कोई भी सेक्शन होती है ना फ्रेंड्स, कोई भी सेक्शन, ये मस्त बात आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, कोई भी सेक्शन यहां पे होगी ना, उसके बाद उसके एक्सेप्शंस होंगे। फर्स्ट एक्सेप्शन होगा ना, उसको बोलेंगे फर्स्ट प्रोवाइजो, सेकंड एक्सेप्शन सेकंड प्रोवाइजो, थर्ड एक्सेप्शन थर्ड प्रोवाइजो, फोर्थ एक्सेप्शन फोर्थ प्रोवाइजो एंड सो ऑन। बट आप चेक करेंगे ना फर्स्ट प्रोवाइजो, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना वो क्या होगा पता है? उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा प्रोवाइडेड दैट। उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा फ्रेंड्स? प्रोवाइडेड दैट करके वो एक्सेप्शन शुरू करेंगे। मैंने यहां पे प्लेन रखा है, मैंने यहां पे प्रोवाइडेड दैट वर्ड को निकाल दिया है बिकॉज मुझे आपको समझाना था कि ये फर्स्ट प्रोवाइजो है। सो मैंने बाजू में जगह रखी, जो आप भी आपके मटेरियल में लिख दोगे इट इज फर्स्ट प्रोवाइजो, सो आपके भी ध्यान में रहे, मेरे तो ध्यान में ही है, आप चिंता ना करो। तो फर्स्ट प्रोवाइजो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रेंड्स फ्रॉम प्रोवाइडेड दैट। जब सेकंड प्रोवाइजो आएगा, लॉ क्या लिखेगा? वो लॉ लिखेगा प्रोवाइडेड फर्दर दैट। फर्स्ट प्रोवाइजो का स्टार्टिंग ऑलवेज क्या होता है? प्रोवाइडेड दैट। ये लॉ की ड्राफ्टिंग की मेथड है। सेकंड प्रोवाइजो में वो लोग क्या लिखेंगे? प्रोवाइडेड फर्दर दैट। जब थर्ड प्रोवाइजो आएगा वो ऐसा लिखेंगे प्रोवाइडेड फर्दर फर्दर दैट। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो लोग लिखेंगे प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। इंग्लिश का पूरा इस्तेमाल, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। चलो सर फोर्थ प्रोवाइजो आया तो प्रोवाइडेड फर्दर ऑल्सो दैट। ना ना ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो लोग क्या लिखेंगे? वो वापस एक बार सेम टू सेम वर्ड यूज करेंगे, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। चलो फिफ्थ प्रोवाइजो आया, क्या लिखेंगे? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। चलो सिक्स्थ प्रोवाइजो आया, क्या लिखेंगे? प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। चलो सेवंथ प्रोवाइजो आया, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। एट्थ आया, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। नाइन्थ आया, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। ऐसा चलता ही रहेगा अनलिमिटेड प्रोवाइजो तक। बोलो क्लियर? तो ये रीडिंग की मेथड होती है जैसे जिसको हम डेवलप करेंगे फ्रेंड्स। चलो शुरू करते हैं। प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट प्रोवाइजो, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सेकंड प्रोवाइजो को डिस्कस करेंगे। चेक करना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी देखो क्या होगा, समझने का ट्राई करो फ्रेंड्स। आपको बताइए अभी जो यूएस के प्रेसिडेंट है इट इज जो बाइडन। जो बाइडन की वाइफ का नाम है जिल बाइडन। नाम है उसका जिल बाइडन, बरोबर समझने का ट्राई करो। जिल बाइडन मेरी बहुत बड़ी फैन, मैं उसका बहुत बड़ा एसी, वो मेरी बहुत बड़ी फैन। ओके, अभी समझने का ट्राई करो। हुआ ऐसा कि जिल बाइडन अभी व्हाइट हाउस में, हम सबको पता है। जिल बाइडन एक दिन मुझे मिलने के लिए गुजरात आती है, गुजरात के अहमदाबाद में आती है मुझे मिलने के लिए, एक्सक्लूसिवली मुझे मिलने के लिए। कोई और को मुलाकात नहीं देगी, वो एक्सक्लूसिवली मुझे मिलने के लिए आती है। जब जिल बाइडन मेरे घर पे आती है, मुझे पता होगा, मुझे ऑब्वियसली पता है कि यूएस का जो टेम्परेचर है, मतलब जो वेदर है, वो हमसे थोड़ा ठंडा है। हमारे अहमदाबाद में थोड़ी गर्मी ज्यादा होती है फ्रेंड्स, हम सबको पता है। तो मैंने घर में थोड़े एसी फिट करवाए थे, मैंने थोड़े एसी लगवाए थे एक्सक्लूसिवली जिल बाइडन के लिए, जो स्नोफॉल करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बरोबर समझने का ट्राई करो। आपके घर का एसी, आपके ऑफिस का एसी खास मिनिमम 16 डिग्री तक जाता होगा, पर मेरे जो घर का एसी है वो -50 डिग्री तक पहुंच सकता है। कनाडा का एसी है, स्पेशल बनाया हुआ है, कनाडा से उसकी हवा आती है, सो -50 डिग्री तक जा सकता है। जिल बाइडन मेरे घर पे आई, मैंने उसके लिए एसी ऑन किया डायरेक्टली -25 डिग्री के ऊपर, एंड वहां पे तो 5 मिनट में तो स्विट्जरलैंड रेडी हो गया। 5 मिनट में स्नोफॉल स्नोफॉल स्नोफॉल, स्विट्जरलैंड रेडी। जिल बाइडन इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, उसने मुझे बोला कि स्मिथ तू व्हाइट हाउस आ, जितने भी एसी है वो सारे तू ऐसे ऐसे, जैसे तुझे रिपेयरिंग करना हो, जैसे उसके तार को तुझे जैसा भी प्लस माइनस करना हो, तू जो करना है वो कर, बट मुझे ये एसी तेरे जैसे चाहिए। मुझे ये एसी, जिल बाइडन बोल रही है, जिल बाइडन बोल रही है कि स्मिथ व्हाइट हाउस के एसी तेरे घर पे जैसे एसी है वैसे चाहिए। मैंने बोला पगली मुझे टाइम नहीं है, लेक्चर लेने हैं मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई के, अभी मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। मैं कहां पे तेरी एसी रिपेयरिंग करने के लिए आऊंगा, मैं कहां तेरी एसी के ऊपर ये प्रोसेसिंग करने के लिए आऊंगा। उसने बोला तो रास्ता क्या? मतलब रास्ता ये है कि काम कर, तू यूएस से वो सारे एसी मुझे इंडिया भिजवा दे। तू यूएस से मुझे सारे एसी इंडिया भिजवा दे। इंडिया में मैं क्या करूंगा, जैसे एसी आएगा उसके ऊपर मैं लेट अस से रिपेयर करना होगा तो रिपेयर करूंगा, ट्रीटमेंट होगा तो ट्रीटमेंट करूंगा, प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होगी तो प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट करूंगा। इन शॉर्ट जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो आरटीपी करूंगा।
आप समझे, जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें से एक आध क्वेश्चन तो लगभग आ ही जाता है, उसको बोलेंगे आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, जिसको हम यहाँ पे बुलाएंगे रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस। ओ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यहाँ पे क्या बुलाएंगे उसको हम? रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस। सो पहले एसी यूएस से यहाँ पे आएंगे, उसका मैं यहाँ पे रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस करूंगा। फ्रेंड्स उसको मुझे यहाँ पे पुट टू यूज नहीं करना है, उसको मैं इसी को यहाँ पे इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, ना ना ना, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। तो विदाउट बीइंग पुट टू यूज, विदाउट पुट टू यूज, बट वो बरोबर उसका -25 डिग्री के ऊपर स्नोफॉल निकल रहा है नहीं निकल रहा है, वो तो चेक करना पड़ेगा ना। हाँ, तो क्या जितना रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए जरूरी है उतना पुट टू यूज करो, बट एक्स्ट्रा पुट टू यूज मत करो। तो ने क्या बोला? जितना रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए पुट टू यूज जरूरी है उतना पुट टू यूज करो, बट एक्स्ट्रा पुट टू यूज मत करो, एक्स्ट्रा पुट टू यूज मत करो। सो आई एम जस्ट पुटिंग इट टू यूज which is only required for the purpose of RTP, only required for the purpose of RTP। एंड बाद में ये जो एसी का RTP हो गया, बाद में उसको मैं यूएस वापस एक बार एक्सपोर्ट कर दूंगा। बोलो क्लियर? तो ये 4 स्टेप में परफॉर्म करता हूं। चलो शुरू हो जाओ। इंपोर्ट, क्या बैठे हो? RTP रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस, तू हंसो जाओ। इंपोर्ट RTP, बाद में इसके लिए मेरे पास कोई साइन नहीं है। इट इज पुट टू यूज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आरटीपी, इट इज पुट टू यूज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आरटीपी। एंड चौथा, इट इज वापस एक बार अगेन व्हाट? एक्सपोर्ट। चलो 4 स्टेप मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 1 2 3 स्टार्ट। इंपोर्ट बराबर आरटीपी, थर्ड पुट टू यूज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आरटीपी, चौथा हम क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट। इस सेशन में मुझे बताओ क्या ये क्लॉज ए आएगा कि नहीं आएगा? अरे डेफिनेटली आएगा। जब तक मेरे पास एसी नहीं आएगा मैं सर्विस का परफॉर्मेंस करके कैसे दे पाऊंगा? जब तक मेरे पास एसी नहीं आएगा मैं रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस करके कैसे दूंगा? सो क्लॉज ए इज एप्लीकेबल, जिसके हिसाब से जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा वो लोकेशन बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस कहां पे होता है आपको पता है, सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस तो इंडिया में ही हुआ। मैंने जो भी आरटीपी किया, रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस जो भी मैंने किया वो तो इंडिया में किया। सो आरटीपी इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया। गवर्नमेंट ने क्या बोला? बेस्ड अपॉन सेकंड प्रोवाइजो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 4 स्टेप तुम परफॉर्म करो। मैंने जो बोला है बताए वो इंपोर्ट ऑफ गुड्स, 4 स्टेप जो लॉ ने बोले बरोबर समझो। इट इज फ्रेंड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक बार गुड्स इंपोर्ट हो गए उसके ऊपर करो 3 प्रोसेस, विच इज आरटीपी रिपेयर्स ट्रीटमेंट प्रोसेस। आपको क्या करना है गुड्स के ऊपर? आरटीपी विच इज रिपेयर्स ट्रीटमेंट प्रोसेस। थर्ड पुट टू यूज, उसको एक बार चेक कर लो कि बरोबर हुआ है कि नहीं हुआ, पुट टू यूज। बट और एक्स्ट्रा पुट टू यूज मत करो, ना ना ना, और एक्स्ट्रा पुट टू यूज मत करो। इट इज जस्ट पुट टू यूज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आरटीपी, ओनली फॉर आरटीपी। बाद में क्या कर दो? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। बाद में गुड्स को वापस एक बार उसकी जगह पे भिजवा दो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अभी आप समझो, लो कुछ फेवर करना चाहती है हमको। फ्रेंड्स ऐसा तो क्या स्किल इंडिया में होगा कि बाहर से गुड्स आ रहा है? ऐसा तो कौन सी स्किल इंडिया में होगी कि बाहर से गुड्स आ रहे हैं रिपेयर करने के लिए? हम बाहर नहीं जाए, हम मना कर देते, ना ना बाहर नहीं आएंगे, यहाँ पे भिजवाना हो तो भिजवाओ। कितना आसान है, मैं बाहर जाके गुड्स का रिपेयर करके वापस आता हूँ। कितना टफ है, गुड्स इंपोर्ट हो, रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस करूं, बाद में पुट टू यूज करूं फॉर द पर्पस ऑफ आरटीपी, एक्सपोर्ट करो। तो भी स्किल्ड वर्कर मना करेगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा, यहाँ पे आना हो तो भिजवा दो। मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल यहाँ पे है। सोई गुड्स बाहर से यहाँ पे आएंगे, आरटीपी यहाँ पे होगी, पुट टू यूज होगा एंड बाद में एक्सपोर्ट होगा। यस और नो? यस। वापस एक बार फॉरेन करेंसी आ रही है बाहर से, रेसिपेंट बाहर का था ना, जिल बाइडेन थी, डॉलर में पैसा भिजवाएगी। उन्होंने क्या बोला? एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की रिक्वायरमेंट है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसमें वेरी वेरी केयरफुल, क्यों ये प्रोवाइजो है वो समझना है हमको। प्रोवाइजो नहीं समझना है, प्रोवाइजो तो समझ लेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, पर क्यों ये प्रोवाइजो इंट्रोड्यूस किया गया वो समझेंगे तो प्रोवाइजो क्या है वो तो समझ में आ ही जाएगा ना, कौन सी बड़ी बात है। अभी समझो, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की रिक्वायरमेंट है। क्या रिक्वायरमेंट है सर? सप्लायर इंडिया में होना चाहिए, रेसिपेंट बाहर होना चाहिए। हमारे केस में चेक करो, सप्लायर इंडिया में है। मैंने ये जो जिल बाइडेन के एसी को मैंने जो रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस किया उसके लिए सप्लायर इंडिया में है, रेसिपेंट आउटसाइड इंडिया है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। मैं रिपीट करना चाहूंगा, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी वेयर फ्रेंड्स? आउटसाइड इंडिया। अभी चेक करो, सप्लायर इंडिया, रेसिपेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब सेक्शन 13 एप्लीकेबल। सर्विस की बात हो रही है, सेक्शन 13 विल बी एप्लीकेबल। चार्टर्ड अकाउंटेंट यस और नो? सेक्शन 13 विल बी एप्लीकेबल बिकॉज़ सप्लायर यहां पे, रेसिपेंट बाहर। सो हमारा हम ढूंढेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, वर्ड बगड़ गया नहीं हमें बरोबर से, तो हम ढूंढेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 13। हम ढूंढेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन 13। सेक्शन 13 में सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल किया कि जब तक रेसिपिएंट गुड्स सप्लायर को नहीं देगा, सप्लायर सर्विस परफॉर्म करके दे सकता नहीं है। यस और नो? यस।
उसमें हमने चेक किया कि क्लॉज ए के हिसाब से जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा वो क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब जहां पे मैं आरटीपी करूंगा वो लोकेशन बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। मतलब गुजरात, अहमदाबाद और स्पेसिफिकली इंडिया विल बिकम आवर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड दिस कैन नॉट बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोल ही नहीं सकते। क्यों? बिकॉज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की रिक्वायरमेंट है कि सप्लायर इंडिया, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, फॉरेन करेंसी आनी चाहिए। एंड और भी एक कंडीशन है जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करता हूं, बिकॉज एक कंडीशन ऑलरेडी यहां पे हो गई कि प्लेस ऑफ सप्लाई एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के हिसाब से बाहर होना चाहिए हमारे इस प्रोविजन के हिसाब से, सबसेक्शन 3 के हिसाब से ऑफ सेक्शन 13 प्लेस ऑफ सप्लाई। हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई वो इंडिया आ रहा है। अब समझे? अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये भले अपरेंटली एक्सपोर्ट नहीं है बट एक्सपोर्ट जैसा ही तो है। ये खाली बंदा बाहर नहीं गया बट गुड्स बाहर से यहां पे आया। कितना जोरदार एक्सपर्ट होगा ये, कितना जोरदार स्किल वर्कर होगा कि गुड्स बाहर से यहां पे उसके लिए आ रहे हैं, फॉरेन करेंसी भी आ रही है। सो ने क्या बोला, एक काम करते हैं, जो ये 4 स्टेप तुम परफॉर्म करते हो और ये 4 स्टेप्स तुम्हारे केस में एप्लीकेबल होते हैं, व्हिच इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स, आरटीपी, पुट टू यूज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आरटीपी, एक्सपोर्ट। उन्होंने क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया ये सेक्शन आपको एप्लीकेबल नहीं। स्पेसिफिकली बताऊं तो ये सब सेक्शन आपको एप्लीकेबल नहीं। सब सेक्शन 13 सॉरी सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13 इज नॉट एप्लीकेबल टू यू। सेक्शन 13 के सबसेक्शन 3 ये जो 4 स्टेप का परफॉर्मेंस होता होगा कोई भी सिनेरियो में, कोई भी ट्रांजैक्शन में, कोई भी सर्विस में, तो ये सबसेक्शन 3 आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। है तो हम करेंगे क्या, हम कैसे ढूंढेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई? तब सबसेक्शन 2 पिक्चर में आएगा। ओ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप समझे, तब सबसेक्शन 2 पिक्चर में आएगा। जो 2 ने क्या बोला था, जो 3 से लेकर 13 में नहीं फॉलो होंगे तो आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे पास, कोई चिंता नहीं है। जो 3 से लेकर 13 में हमारा कोई भी केस, हमारा कोई भी सिचुएशन में फॉल नहीं होगा तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई आएगा एज पर सबसेक्शन 2। 2 ने क्या बोला, 2 ने क्या बोला, रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। रेसिपिएंट का लोकेशन क्या बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अभी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड, चेक करो, सप्लायर इंडिया, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई। इट इज नॉट एज पर सबसेक्शन 3 बिकॉज इसने तो मना कर दिया, सेकंड प्रोविजन ने तो मना कर दिया कि ये सबसेक्शन आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा। सबसेक्शन 2 कहता है रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसेक्शन 2 क्या बोलेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। सबसेक्शन 2 बरोबर ना, 13(2) जनरल, रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। सो सारी एक्सपोर्ट की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सप्लायर इंडिया, रेसिपिएंट आउटसाइड इंडिया, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया, फॉरेन करेंसी आ रही है, बोथ आर नॉट डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन, सारी कंडीशन एक्सपोर्ट की सेटिस्फाइड। ये मुझे एक्सपोर्ट्स का बेनिफिट अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। आप समझे, एकदम चकाचक ने, एकदम परफेक्ट है। बस बहुत हो गया। चलो 4 स्टेप, गुड्स इंपोर्ट करो, आरटीपी रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस। 3rd स्टेप, पुट टू यूज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आरटीपी, बाद में एक्सपोर्ट कर दो। पक्को? तो इस सिनेरियो में ये सबसेक्शन 3 आपको एप्लीकेबल नहीं, क्लॉज ए आपको एप्लीकेबल नहीं, सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा, जिसके हिसाब से रेसिपिएंट का लोकेशन क्या बन जाएगा फिर हमारे लिए, प्लेस ऑफ सप्लाई। चकाचक, एकदम रेडी। मेरे साथ पढ़ो सेकंड प्रोविजो। एक काम करते हैं, पहले आप पढ़ते हैं, मैं 1 मिनट आपके लिए वेट करता हूं, पहले आप पढ़ लेंगे इस पर्टिकुलर प्रोविजो को एंड मुझे बताएंगे कि हमारे ये 4 स्टेप यही सीक्वेंस में लॉ ने लिखे हैं कि हमने थोड़ी सीक्वेंस में चेंज किया है। आप समझना, ये जो 4 स्टेप है वही सीक्वेंस में लॉ फ्रेम हुआ है कि थोड़ी सीक्वेंस में चेंज हुआ है। आप जरा चेक करो फ्रेंड्स, एकदम ध्यान से प्लीज, यू कैन स्टार्ट रीडिंग प्लीज। मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए गायब हो जाऊं, सब डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ। स्टार्ट रीडिंग प्लीज। बोलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आ जाऊं मैं? आ गया मैं। चलो सीक्वेंस सेम नहीं है, चेक करो। इन केस ऑफ सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स विच आर टेम्पररीली इंपोर्टेड इनटू इंडिया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। टेम्पररी इंपोर्ट इनटू इंडिया, परमानेंट इंपोर्ट नहीं है, अल्टीमेट तो एक्सपोर्ट करना ही है आरटीपी के बाद। भाई क्यों टेम्पररी इंपोर्ट किया आपने, भाई क्या रीजन था, बताओ बताओ। फॉर रिपेयर्स
और फॉर एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस। सो हमारा सेकंड स्टेप हुआ आरटीपी। स्टेप 1 इंपोर्ट करो, स्टेप 2 आरटीपी रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस करो, एंड आर एक्सपोर्टेड आफ्टर सच रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस। सो यहां पे लॉ ने पहले स्टेप नंबर 4 बता दिया, पहले स्टेप नंबर 4 बता दिया कि इंपोर्ट करो, आरटीपी करो, एक्सपोर्ट कर दो। बाद में स्टेप 3 को बोला, हमने सीक्वेंस में थोड़ा सेट कर दिया सो हमारा माइंड अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सके। विदाउट बीइंग पुट टू एनी यूज, विदाउट बीइंग पुट टू एनी यूज इन इंडिया, कोई भी यूज उसका इंडिया में नहीं करने का, कोई भी यूज उसका इंडिया में नहीं करने का, अदर देन, ये चलेगा, ये चलेगा, दैट विच इज रिक्वायर्ड फॉर सच रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस। आरटीपी के लिए जितना जरूरी था उतना तुम यूसेज करो चलेगा, उतना तुम उसको यूसेज करो चलेगा, उसके अलावा कोई यूसेज नहीं करने का, उसके अलावा कोई यूसेज नहीं करने का। ओके, सो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में यह सब सेक्शन आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। मींस क्या होगा, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 शैल अप्लाई एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। आप लिख दो फ्रेंड्स अपने अपने मटेरियल में, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बिकम व्हाट, प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलो पाक्कुच है, एकदम क्लियर, चकाचक, रेडी। चलो फ्रेंड्स शुरू हो जाओ। सेकंड प्रोवाइजो, 4 स्टेप, इंपोर्ट, आरटीपी, पुट टू यूज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आरटीपी, एक्सपोर्ट। सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं होगा, सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा, एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बिकम व्हाटएवर प्लेस ऑफ सप्लाई। आपके मन में शायद ऐसा डाउट आता होगा, सर आरटीपी के लिए, मतलब आरटीपी के लिए तो यूज किया, पर आरटीपी के अलावा भी कोई पर्पस के लिए यूज कर दिया। आरटीपी के लिए तो यूज किया ही किया, पर वो जो एसी आया था ना व्हाइट हाउस से, उसको मैंने और पर्पस के लिए भी यूटिलाइज कर दिया। सर तो चिंता ना करो, तो हमको ये सबसेक्शन ही एप्लीकेबल होगा, विच इज सबसेक्शन 3। आप चेक करो, ये प्रोवाइजो कब एप्लीकेबल, जब ये सारी कंडीशन स्टेप 1 2 3 4 फॉलो करो तो एप्लीकेबल। मैंने फॉलो ना की तो सबसेक्शन 3 ही एप्लीकेबल। जहां पे आपका, जहां पे रिपेयरिंग हुआ, जहां पे आपका सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ, वो लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। अकॉर्डिंगली इट विल नॉट बी कंस्टिट्यूटेड एज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अकॉर्डिंगली आपको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बेनिफिट अवेलेबल हो सकता नहीं है। एकदम आसान, एकदम सिंपल। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट एब्सोल्युटली 100% परफेक्ट। यस और नो? यस, शुरू हो जाओ। बोलो 13 1 टाइम पास। बोलो 7 सर सू 7 सू पूछो तो, अरे मैं सेक्शन 7 की बात कर रहा हूं। इंटर स्टेट सप्लाई। बोलो 8 इंट्रा स्टेट सप्लाई। बोलो 9 टेरिटोरियल वाटर्स। गुड्स होगा तो सेक्शन 10, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो 11, सर्विस में दोनों बाहर होंगे तो 12 बोले, 12 बोले, 12 बोले, एग्जाम होना चाहिए। हाँ, सीक्वेंस जरूरी नहीं मैं पूछूं। बोलो सर्विस में दोनों बाहर हो तो एग्जाम, दोनों यहां पे हो तो 12, एक आध यहां पे एक आध बाहर हो तो 13, OIDARS 14, रिफंड टूरिस्ट सेक्शन 15। क्लियर इतना चकाचक? चलो शुरू करो। 13 टाइम पास। 13 जनरल। जनरली किसका लोकेशन, रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड जो रेसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल ना हो इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो सप्लाई का लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलो 13 परफॉर्मेंस। 13 परफॉर्मेंस क्लॉज ए, रेसिपिएंट फिजिकली गुड्स अवेलेबल करेगा सप्लायर को, तभी सप्लाई सर्विस का परफॉर्मेंस करके दे पाएगा। आंसर आएगा लोकेशन ऑफ सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस। जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा वो बनेगा फ्रेंड्स हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। दो प्रोवाइजो, फर्स्ट प्रोवाइजो डिस्कस करना बाकी, सेकंड प्रोवाइजो डिस्कस कर दिया। 4 स्टेप वाला, इंपोर्ट किया, आरटीपी किया, पुट टू यूज किया ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आरटीपी, एक्सपोर्ट कर दिया। ये सबसेक्शन एप्लीकेबल नहीं, सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल, जहां पे रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई। रीजन इट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की कंडीशन को क्वालिफाई कर पाए उस इंटेंशन से ये प्रोविजन को इंक्लूड किया। क्लॉज बी, जब तक रेसिपिएंट फिजिकली अवेलेबल सप्लाई के पास नहीं होगा, सप्लाई सर्विस का परफॉर्मेंस करके नहीं दे पाएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विल बिकम व्हाटएवर प्लेस ऑफ सप्लाई। पक्कू? डन। फर्स्ट प्रोविजो ऑफ क्लॉज ए सबसेक्शन 3 सेक्शन 30। ध्यान से चेक करो। एक छोटी सी बात आपको बता, इसके एग्जांपल में सपोज अभी मेरे पास एक लैपटॉप है एंड बिल गेट्स मेरा कजिन तो नहीं है पर सग्गा भाई है। आप समझो ना, एग्जांपल क्या, बिल गेट्स आप जानते हो ना, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर, सग्गा भाई मेरा। पापा ने मुझे बताया फ्रेंड्स ये तेरा सग्गा भाई है। मैं को चलो ठीक है। तो मैंने बिल गेट्स से पहले क्या मांगा, मैंने बिल गेट्स से पहले मांगा कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस्ड वर्जन दे। जो अब तक हम पायरेटेड यूज करते थे उसकी जगह मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि तू मुझे एक लाइसेंस्ड वर्जन दे। तो उसने बोला भाई हो जाएगा छोटे, हो जाएगा, तो चिंता ना कर। वो यूएस में बैठा है, मैं इंडिया में बैठा हूं, मेरे पास यहाँ पे बाजू में लैपटॉप पड़ा, आपको दिखता नहीं है कैमरा, उसके तरफ फोकस नहीं हो सकता अभी एज ऑफ नाउ, बिकॉज को है नहीं अभी रूम में जो उसके तरफ फोकस कर पाए। अभी आप समझो ना जो मैं कह रहा हूं। तो लैपटॉप में मैंने इंस्टॉल करवाया ये सीरियल की के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस।
और लेटर से विंडोज जो भी होगा वो मैंने इंस्टॉल करवाया, बट कोई रीजन से नहीं चल रहा था बरोबर। ओके, सो मैंने माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स को डायरेक्टली फोन कर दिया। उसने बोला एक काम कर, तू कस्टमर सर्विस में फोन कर दे। मैं को मेरा भैया तू क्या करता है, क्या कस्टमर सर्विस में थोड़ी फोन करूंगा। उसने बोला करने भी सिस्टम है। मैं को जा तेल लेवा। तो मैंने कस्टमर केयर में फोन किया। उसने बोला स्मिथ XYZ पैसे लगेंगे। मैं पैसे की बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज कंसिडरेशन मस्ट बी देयर। जो सप्लाई करना हो तो सप्लाई करने के लिए कंसिडरेशन एलिमेंट होना बहुत जरूरी है। तो मैं भी कंसिडरेशन वर्ड को यूज कर रहा हूं फ्रेंड्स, आप समझो। ओके, तो मैंने कस्टमर केयर में फोन किया। उन्होंने बोला कि हाँ कंसिडरेशन लगेगा, पर तुम चिंता ना करो, हो जाएगा, ये सब सारे मामला सॉल्व करके दे देंगे। मैंने बोला ठीक, चेक करो तुम फटाफट। तो मैंने यहाँ से टीम व्यूअर दिया कि एनी डेस्क दिया कि कोई भी मोड से, उन्होंने वहां पे बैठे बैठे रिमोट से यहाँ पे मेरा डेस्कटॉप में जो लैपटॉप में जो भी प्रॉब्लम था वो वहां से सॉल्व कर दिया। ट्रांजेक्शन क्लियर हो गया। पक्को वो लोग उषा में बैठे बैठे इंडिया के लैपटॉप को रिपेयर कर रहे हैं। वो लोग उषा में बैठे बैठे इंडिया के में कोई सॉफ्टवेयर के कोई लेटर से लैपटॉप में प्रॉब्लम आ गया था सॉफ्टवेयर रिलेटेड, वो वहां पे बैठे बैठे सॉल्व कर रहे हैं। मुझे बताओ सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस कहां पे होगा? बोलो, तकलीफ पड़ी ना? सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस कहां पे हुआ? रिपेयर वहां से हो रहा है, यहां पे हो रहा है, वहां से कर रहे हैं, यहां पे रिपेयर हो रहा है। आप समझे? उषा से रिपेयर हो रहा है, सॉरी उषा से रिपेयर कर रहे हैं, बट रिपेयर हो रहा है यहां पे। तो सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस गिनू कहां पे? लोचा पड़ा ना। सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस में कंसिडर कहां पे करूं? वहां से हो रहा है, यहां पे हो रहा है, तो सर्विस कहां पे कंसिडर करूं मैं? इट इज इलेक्ट्रॉनिक मीन्स एंड देयर इज अ रिमोट लोकेशन। आप समझे? रिमोट लोकेशन से इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से सर्विस का प्रोविजन हो रहा है। तो कहां से सर्विस का सप्लाई हो रहा है वो तो बताओ। आप समझे? तो उस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में हमारा आंसर क्या कहता है? अब जरा चेक करो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। फर्स्ट प्रोवाइजो वेयर सच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन, मतलब लोकेशन रिमोट है, उषा है, उषा। ओके, बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस, तो रिमोट लोकेशन से प्रोवाइड कैसे करेंगे? तो बाय वे ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मींस। तो आंसर चेक करो, लोकेशन वेयर गुड्स आर सिचुएटेड, लोकेशन वेयर गुड्स आर सिचुएटेड, जहां पे गुड्स का सिचुएशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लीज, जहां पे गुड्स का सिचुएशन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लीज, जहां पे गुड्स का सिचुएशन है, कब गुड्स का सिचुएशन चेक करूं, कब गुड्स का सिचुएशन? एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जब सर्विस का सप्लाई हो रहा है तब कहां पे गुड्स का सिचुएशन? वो गुड्स का सिचुएशन अहमदाबाद के, मतलब गुजरात के अहमदाबाद में है, एंड वो गुजरात इंडिया का है, तो गुजरात विल बी व्हाट? अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलो पक्कू? खबर पड़ी? कितना माइन्यूटली लॉ ने सोच के रखा है, जितना हमारे तो ऑब्वियसली थिंकिंग के बाहर ही होगा फ्रेंड्स। इतनी छोटी 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 बातें लॉ ने सोच के रखी है, हम पढ़ के ऑब्वियसली इतना बहुत अच्छा फील करेंगे कि कितना लॉ मेकर ने गजब कर दिया है फ्रेंड्स आज। चलो वापस एक बार चेक करो, वेर when such services are provided from a remote location by way of electronic means, हमारा आंसर क्या है जरा चेक करो, लोकेशन वेयर गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जो मैंने एग्जांपल आपको दिया कि repairs of software in laptop at Ahmedabad, repairs of software from US in laptop at Ahmedabad। तो फ्रेंड्स जहां पे गुड्स का लोकेशन होगा, गुड्स का लोकेशन कहां पे है? अहमदाबाद, गुजरात में गुड्स का लोकेशन है, सो ये गुजरात क्या बनेगा फ्रेंड्स? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो पक्को एकदम चकाचक रेडी। सो ये कंफ्यूजन ना रहे कि वहां से हो रहा है, यहां पे हो रहा है, ये कंफ्यूजन ना रहे, उस इंटेंशन से उन्होंने क्या बोल दिया कि भाई जहां पे गुड्स का लोकेशन है मान लो वो क्या बनेगा फ्रेंड्स? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। एकदम पक्को चकाचक रेडी। चलो स्टार्ट करते हैं। पूरी सबसेक्शन 3 हमने कंक्लूड कर दी, शुरू हो जाओ। चलो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1, बोलो 13(1) टाइम पास। 13(2) जनरल, जनरली किसका लोकेशन? रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड जो रेसिपिएंट का लोकेशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अवेलेबल ना हो तो सप्लायर का लोकेशन क्या बनेगा फिर? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं रिपीट कर देता हूं, बोलो 13(1) टाइम पास, 13(2) जनरल, जनरली किसका लोकेशन? रेसिपिएंट का लोकेशन, रेसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल ना हो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तो सप्लायर का लोकेशन क्या बनेगा फिर? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट 13(3), बोलो 13(3) परफॉर्मेंस, 13(3) परफॉर्मेंस। क्लॉज ए, रेसिपिएंट फिजिकली गुड्स अवेलेबल करेगा सप्लायर को, तभी सप्लायर सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस कर पाएगा। आंसर क्या आएगा? लोकेशन वेयर सर्विस आर एक्चुअली परफॉर्म, एंड जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा वो लोकेशन बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। फर्स्ट प्रोविजो, अभी सीक्वेंस ही फॉलो करनी है फ्रेंड्स। फर्स्ट प्रोविजो, रिमोट लोकेशन इलेक्ट्रॉनिक मींस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रिमोट लोकेशन इलेक्ट्रॉनिक मींस। आंसर क्या आएगा? जहां पे गुड्स का लोकेशन है वो क्या बनेगा फ्रेंड्स? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलो सेकंड प्रोविजो, हमको 4 स्टेप फॉलो करने हैं। स्टेप 1 इंपोर्ट ऑफ गुड्स, स्टेप 2 आरटीपी रिपेयर ट्रीटमेंट प्रोसेस, स्टेप 3 पुट टू यूज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ आरटीपी, स्टेप 4 एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। हमारा आंसर क्या आएगा? जहां पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं, ये सबसेक्शन एप्लीकेबल नहीं, सेक्शन तो एप्लीकेबल है, ये सबसेक्शन 3 एप्लीकेबल नहीं, तो सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल, जहां पे रेसिपिएंट का लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स? हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। बाद में क्लॉज बी, बाद में क्लॉज बी, जब तक
लेट अस से रेसिपिएंट फिजिकली सप्लाई के पास अवेलेबल नहीं होगा, सप्लाई सर्विस का परफॉर्मेंस करके नहीं दे पाएगा, सर्विस का जहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, सर्विस का जहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, वो लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलो पक्को, एकदम चकाचक। चलो 3 सबसेक्शन हेडिंग बोल दो। 13.1 टाइम पास, 13.2 जनरल, 13.3 परफॉर्मेंस। एक ए क्लॉज, बी क्लॉज, ए क्लॉज के दो प्रोवाइजर फर्स्ट एंड सेकंड। पक्को मगज में प्रिंट करते चलो फ्रेंड्स, बिकॉज ये लाइफ लॉन्ग आपको याद रखना है। अब समझो फ्रेंड्स, मैंने जब सीए फाइनल की एग्जाम दी ना, इट वाज सर्विस टैक्स, इट वाज एक्साइज, यस और नो, इट वाज वैट। सो तब मुझे ऑब्वियसली पता नहीं था कि जीएसटी आ जाने वाला है, बिकॉज तब जीएसटी की कोई हवा नहीं थी। बट वो सर्विस टैक्स मुझे आज नहीं काम आ रहा है, इनडायरेक्टली काम आ रहा है, बट डायरेक्टली सर्विस टैक्स जो फाइनेंस एक्ट 1994 था, ऐसा कुछ था, यस सर्विस, इट वाज 1994 सर्विस जो फाइनेंस एक्ट, तो वो डायरेक्टली मुझे काम नहीं आ रहा है। सेंट्रल एक्साइज मुझे डायरेक्टली काम नहीं आ रहा है, इनडायरेक्टली डेफिनेटली उसका कांसेप्ट, उसका इंटरप्रेट से मुझे काम आएगा। बट ये जीएसटी आप जो पढ़ रहे हो ना, ओए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो जीएसटी आप जो पढ़ रहे हो ना, वो लाइफ लॉन्ग आपको काम आएगा, बिकॉज 2017 से लेकर 2021 भी आप गिन लेते हो तो इसको खाली 3-4 साल हुए, आप समझे, इट इज जस्ट 3-4 इयर्स बेबी। ये आप जब तक जिएंगे ना तब तक तो चेंज नहीं होगा फॉर श्योर, आप समझे। इनकम टैक्स एक्ट 1961 कितने साल हो गए, 60 इयर्स हो गए, नहीं गया, अभी भी हवा नहीं है कि कब जाएगा नया एक्ट आएगा इनकम टैक्स की जगह। ये जीएसटी खाली 3-4 साल का बेबी है, लगभग 50-60 इयर्स की एज तो कोई भी एक्ट की हुई थी है फॉर श्योर, आप समझ रहे हो। तो जब तक आप जिएंगे तब तक तो ये नहीं जाएगा फॉर श्योर। सो एकदम बरोबर समझ लो, एकदम बरोबर उसका प्रोसेस मगज में फिट कर दो, उसका फ्लो मगज में फिट कर दो, बिकॉज लाइफ लॉन्ग ये पैसे की बारिश करवाने के लिए काम आएगा। तो अभी से फ्यूचर में याद रखो, अभी से याद रखना, तो अभी से क्यों याद रखे। चलो मेरे साथ बोलो फटाफट, 13.1 टाइम पास, 13.2 जनरल, 13.3 परफॉर्मेंस। आगे बढ़े 13.4, अब चेक करो। इट डिपेंड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टी ऑल्सो, बट यहाँ पे जब मैं प्रॉपर्टी बोलूं आप मूवेबल मत समझना। हाँ, इट डिपेंड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, सबको कंफ्यूजन है उसके लिए लिख ही देता हूं, अब उसको मिस इंटरप्रेट मत कर लो। इट डिपेंड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओके फ्रेंड्स, क्या लिखा लॉ ने, उसके पहले छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूं, जरा चेक करो प्लीज। फ्रेंड्स एग्जांपल के तौर पे मैं इंडिया का, आप लंदन चले जाओ, लंदन चले जाओ आप, लंदन में आपने बकिंगहम पैलेस खरीद लिया, ये एलिजाबेथ का रेसिडेंस है, बकिंगहम पैलेस में गया हुआ हूं फ्रेंड्स, बकिंगहम पैलेस रेसिडेंस है एलिजाबेथ का, वो आपने खरीद लिया, ये बहुत बड़ी बात है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपने खरीद लिया। बाद में आपको लगा कि बकिंगहम पैलेस में थोड़ा टाइल्स चेंज करने पड़ी जैसी है, बहुत पुरानी टाइल्स है, जरा विट्रीफाइड टाइल्स लगा देते हैं, वो बड़ी बड़ी टाइल्स अभी निकले ना, वो टाइल्स लगा देते हैं। आपने मुझे बोला सर टाइल्स का फटाफट यहाँ पे तुम जो करना है कर दो, कलर बलर काम बरोबर, इंटीरियर डेकोरेशन चकाचक कर दो। मैंने बोला हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, पैसे फटाफट भिजवा दो। आपने बोला हो जाएगा, आप वो भी चिंता ना करो। सो फ्रेंड्स, आई एम सप्लायर, यू आर रेसिपिएंट, लिसन मी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वेरी वेरी केयरफुली। आई एम सप्लायर, यू आर रेसिपिएंट, यू आर रेसिपिएंट ऑफ आउटसाइड इंडिया। मेरे जो भी एग्जांपल होंगे इसमें एक सप्लायर रेसिपिएंट जो भी मैं बातें करूंगा एक आध यहाँ पे एक आध बार होना चाहिए, तब जाके सेक्शन 13 एप्लीकेबल, तब जाके हमारा एग्जांपल परफेक्ट टेक्निकली करेक्ट हो पाएगा। सो मैं सप्लायर, आप रेसिपिएंट, मैं इंडिया के, आप आउटसाइड इंडिया के। मैंने जो भी बकिंगहम पैलेस का रिपेयरिंग काम करवाया, जो भी टाइल्स चेंज करवाई, जो भी रिपेयरिंग करवाया, इंटीरियर डेकोरेशन जो भी मैंने किया, इट इज ऑल इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज ऑल इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स लॉजिकली डील क्या कहता है आपका, क्या सप्लायर का लोकेशन रेलेवेंट है, क्या रेसिपिएंट का लोकेशन रेलेवेंट है, अरे ना, क्या फर्क पड़ता है सप्लायर के लोकेशन से, क्या फर्क पड़ता है रेसिपिएंट के लोकेशन से। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, सबसे प्राइमरी जो इंपॉर्टेंट है, इट इज लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी यार, यस और नो, इट इज लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी विच इज हाईएस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, यस और नो, यस। सो लॉ ने यहां पे क्या बोला, जो आप प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड डायरेक्टली कोई भी सर्विस का सप्लाई करते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी, नॉट मूवेबल प्रॉपर्टी, वी आर टॉकिंग अबाउट इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, वहां पे सप्लायर का लोकेशन रेलेवेंट नहीं है, वहां पे रेसिपिएंट का लोकेशन रेलेवेंट नहीं है, तो किसका लोकेशन रेलेवेंट, जहां पे प्रॉपर्टी का सिचुएशन है, जहां पे प्रॉपर्टी का लोकेशन है, वो लोकेशन रेलेवेंट है, एंड कॉन्सिक्वेंटली दैट लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी विल बिकम व्हाट, आवर प्लेस ऑफ सप्लाई। चेक करो, चेक करो, place of supply of services supplied directly in relation to immovable property। ये वर्ड को मैं थोड़ा 5 मिनट के बाद समझाता हूं कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा। गजब गजब एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होते हैं माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। रिपीट करूंगा, place of supply of services supplied directly in relation to immovable property, including बाद में पढ़ता हूं, पहले आंसर पढ़ लेता हूं। place where immovable property is located or
इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। कभी कभी ऐसा होगा मैं आपको कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करके दूंगा, यस और नो, सो प्रॉपर्टी इज नॉट लोकेटेड, इट इज इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, यस और नो। सपोज मैं कोई प्रॉपर्टी का लेटस आपको डिजाइन बना के देता हूं कि ये यहाँ पे आप टेरेस बना देना, यहाँ पे ये फलाना बना देना, ढिकड़ा बना देना, सो ये जो भी मैंने आपको डिजाइन बना के दिया, दैट इज नॉट प्रॉपर्टी एक्चुअली सिचुएटेड, इट इज इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। सो लॉ ने इसको भी यहां पे कवर कर दिया फ्रेंड्स। ओके, सो प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड डायरेक्टली कोई भी सर्विस हो, हम किसका लोकेशन चेक करेंगे, प्रॉपर्टी का लोकेशन विल बिकम व्हाट, अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। डन। ओके, इंक्लूडिंग 1 2 3 4, चेक करो। नंबर 1, सर्विस इज सप्लाइड इन दिस रिगार्ड बाय एक्सपर्ट्स एंड एस्टेट एजेंट्स। मतलब जो रियल एस्टेट एजेंट्स है, जो रियल एस्टेट एजेंट्स है, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर्टी चूज करने में, कि ये प्रॉपर्टी आपको सेल करनी हो तो सेल करने में हेल्प करेंगे, परचेस करनी हो तो परचेस करने में हेल्प करेंगे, रेंट पे चाहिए, रेंट पे देना है, सारे प्रॉपर्टी के साथ कनेक्टेड आपको सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करेंगे। सो रियल एस्टेट एजेंट की जो भी सर्विस है उसको भी हम यहां पे कवरेज करेंगे, एंड उसका जो भी ब्रोकरेज वो रिसीव करता होगा उसके लिए हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वो क्या बनेगा, प्रॉपर्टी का लोकेशन विल बिकम अवर प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी विल एब्सोल्युटली गोइंग टू बिकम व्हाट फ्रेंड्स, अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। अरे यस और नो, यस। नंबर 2, फ्रेंड्स जब बात आएगी इस पर्टिकुलर सर्विसेज की, मैं 1 मिनट के लिए ये सर्विस का ये क्लॉज रिफर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के दिल में, मन में ऐसा ख्याल आया होगा कि जब इसके एग्जांपल्स हम डिस्कस कर रहे थे, सर होटल मतलब अकोमोडेशन, नॉट होटल, इट इज रेस्टोरेंट जहां पे हम खाना खाने के लिए जाते हैं, इट इज नॉट होटल, होटल का मतलब अकोमोडेशन की बात है। सर अकोमोडेशन में भी बी क्लॉज आएगा। बहुत सारे लोगों ने ऐसा सोचा होगा कि सर होटल अकोमोडेशन की बात है उसमें भी क्लॉज भी आएगा, बिकॉज जब तक हम फिजिकली होटल में नहीं जाएंगे वो हमको सर्विस का परफॉर्मेंस करके दे सकते नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यस और नो, अनलेस अदरवाइज एज अ रेसिपिएंट वी आर फिजिकली गोइंग टू होटल, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म सर्विसेज, यस और नो। बट मैं रिपीट करना चाहूंगा, मैंने होटल का एग्जांपल यहां पे क्यों नहीं लिया, बिकॉज मुझे पता था कि होटल यहां पे एग्जांपल लेना अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके लिए हमारे पास बनी है सब सेक्शन 4, जो इंक्लूडिंग वर्ड्स है, जो हम यहां पे नंबर 2 बुलेट पॉइंट चेक कर सकते हो। इट इज सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब, कैंप साइट, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। इन शॉर्ट जो होटल की सर्विसेज है, होटल मोटल एक्सेट्रा की जो सर्विसेज है, उस केस में जहां पे होटल का लोकेशन होगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वही है ना फ्रेंड्स, उसमें कहां सप्लाई रेलेवेंट, उसमें कहां पे रेसिपिएंट रेलेवेंट, जहां पे होटल का लोकेशन होगा वो लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। आई थिंक एकदम परफेक्ट मैनर में बरोबर चकाचक आप इसको समझ रहे हो फ्रेंड्स, यस और नो। सो 13(4) प्रॉपर्टी, बोलो 13(4) प्रॉपर्टी, आंसर क्या आएगा, लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी विल बिकम व्हाट, अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, उसमें 4 सर्विस को स्पेसिफिकली इंक्लूड करना है, एस्टेट एजेंट, होटल को। थर्ड आप चेक करो, इट इज फ्रेंड्स ग्रांट ऑफ राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी। नाम बड़े है, मतलब तो बहुत सिंपल सा होता है। इट इज फ्रेंड्स रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट इज फ्रेंड्स नथिंग बट व्हाट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब हम इमूवेबल प्रॉपर्टी की रेंटिंग की बात करेंगे, हम यहां पे सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल करेंगे, एंड सबसेक्शन 4 के हिसाब से जहां पे प्रॉपर्टी का लोकेशन होगा वो लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, एंड लास्ट आप चेक कर सकते हो, इट इज फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन सर्विसेज फॉर कैरिंग आउट और कोऑर्डिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क इंक्लूडिंग दैट ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डेकोरेशन। मतलब कोई कंस्ट्रक्शन की बात आएगी, इंटीरियर डेकोरेटर की बात आएगी, कि हमारे आर्किटेक्ट्स की बात आएगी, हम जो सबसेक्शन एप्लीकेबल करेंगे वो सबसेक्शन 4 होगा, एंड जहां पे प्रॉपर्टी का लोकेशन होगा आइदर लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, वो क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारे वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर, परफेक्ट मैनर में आप समझ रहे हो फ्रेंड्स। ओके, एक वर्ड समझना बाकी है, सप्लाइड डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं उसके पहले बोलो 13(4) प्रॉपर्टी, 13(4) प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के केस में प्रॉपर्टी का लोकेशन बनेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, बट 4 सर्विस का स्पेसिफिकली इंक्लूजन लॉ ने बोला है, सबसेक्शन 4 ने बोला हुआ है ऑफ सेक्शन 13। चलो शुरू करो। फर्स्ट, real estate agent, second it would be hotel, third it would be renting of immobile property, fourth it would be construction, interior decorator, architects। इस 4 सिचुएशन में हम सबसेक्शन 4 ही एप्लीकेबल करेंगे, एंड 4 एप्लीकेबल करते हुए प्रॉपर्टी का लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। डन। एक और भी क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि ये सबसेक्शन 4 है ना, वो यहां पे भी एप्लीकेबल हो सकता है, ए में भी एप्लीकेबल हो सकता है। जब तक आप मुझे प्रॉपर्टी नहीं देंगे, मैं किसको कलर करके दूंगा, जब तक आप मुझे प्रॉपर्टी नहीं देंगे मैं किसका रिपेयरिंग करके दूंगा, उसमें रिपेयरिंग काम करूंगा कैसे,
बट आपको ध्यान होगा यहां पे क्या लिखा है, सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। हमारे पास गुड्स की डेफिनेशन है जीएसटी में, विच एक्सक्लूड्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। सो एसएच भी यहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का जब आप मुझे लेटर से पोजीशन देते हो फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर्स एक्सेट्रा, हम सेक्शन 13(3)(a) को एप्लीकेबल नहीं कर सकते बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है। पता चला? सो ये आप मिस्टेक मत कर देना कि भाई फिजिकली ये जब तक आप गुड्स नहीं देते हो, मतलब जब तक आप इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं देते हो, मैं सर्विस का परफॉर्मेंस कैसे करके दे पाऊंगा? मैं उसमें कंस्ट्रक्शन कैसे करूंगा? मैं उसमें इंटीरियर डेकोरेशन कैसे करूंगा? मैं उसमें रिपेयर्स कैसे करूंगा? मैं टाइल्स कैसे लगाऊंगा? बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स ही नहीं है, ये क्लॉज ए आपको एप्लीकेबल ही होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। एंड नंबर टू, जब आपके पास स्पेसिफिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास सबसेक्शन 4 बना हो, स्पेसिफिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास सबसेक्शन 4 बना हो, तो उसके लिए सबसेक्शन 3 में जाने की जरूरत ही नहीं है, एप्लीकेबल भी नहीं होता है बिकॉज वहां पे गुड्स वर्ड यूज किया है। बट सपोज एप्लीकेबल हो भी जाता तो भी आपके लिए स्पेसिफिक सेक्शन बनी है सबसेक्शन 4, तो वहां पे आपको 3 में जाने की जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर? तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज विच इज डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी इस वर्ड को समझने का ट्राई करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्टली, वर्ड डायरेक्टली। अभी आप समझो फ्रेंड्स हुआ क्या। फ्रेंड्स हितेश सर ने मुझे ऐसा बोला कि स्मिथ देख नौकार हाउस 3, हितेश सर ने मुझे बोला कि स्मिथ देख नौकार हाउस 3 का ये एक क्लासरूम है जिसका तू मुझे इंटीरियर डेकोरेशन करके दे। जो क्लासरूम नंबर है 21, इसका तू मुझे इंटीरियर डेकोरेशन करके दे। मतलब सर हो जाएगा, आप चिंता ना करो। बस सर यहाँ पे डोर आएगा, यहाँ पे सर बेंचेस 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 आएगी, यहाँ पे पूरा बोर्ड आएगा, यहाँ पे प्रोजेक्टर आएगा, यहाँ पे एसी, यहाँ पे एसी, यहाँ पे एसी, यहाँ पे एसी आएगा, यहाँ पे विंडो आएगा, यहाँ पे फायर एग्जिट आएगा, यहाँ पे विंडो आएगा, वापस एक बार यहाँ पे फायर एग्जिट आएगा। सर ये हो गया इंटीरियर डेकोरेशन। सो मैंने स्पेसिफिकली, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, माय डियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मैंने स्पेसिफिकली रूम नंबर 21 का इंटीरियर डेकोरेशन करके दिया। सो दिस इज अ सर्विसेज directly in relation to immovable property. This is my services directly in relation to immovable property. तो सब डायरेक्टली होगा ना? ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताता हूं। अभी फ्रेंड्स सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा कि हितेश सर ने मुझे ऐसा बोला कि स्मिथ देख हम एक साथ 100 नौकार हाउस ओपन करने जा रहे हैं अलग-अलग सिटीज में, 2-5 सूरत में, 2-5 अहमदाबाद में, 2-5 10-15-20 गोवा में, 15-20 मुंबई में, 4-5 दिल्ली में, अलग-अलग लोकेशन पे एक साथ 100 नौकर हाउस एक साथ हम ओपन करेंगे। बहुत बड़ा एक साथ हम साम्राज्य क्रिएट करेंगे। उसमें 100 नौकर हाउस ओपन होने जा रहे हैं अलग-अलग लोकेशन पे। उसमें एक क्लासरूम की जनरल डिजाइन कैसे होनी चाहिए उसका तो मुझे इंटीरियर डेकोरेशन करके दे। सर मुझे क्या बोला, एक क्लासरूम जो नौकर हाउस हंड्रेड्स में अलग जगह पे बनने वाले हैं उसका जनरल डिजाइनिंग कैसे होगा वो तो मुझे बना के दे। सो मैंने उसका डिजाइनिंग करके दिया। सो दिस डिजाइन फॉर विच आई एम चार्जिंग और आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज इज नॉट डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये मेरे चार्टर्ड अकाउंट आप समझ रहे हो ना, इट इज नॉट डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप समझे? यस और नो? सो ये इंपॉर्टेंस है हमारे डायरेक्टली वर्ड का। जो कोई सर्विस के साथ मैं कनेक्टेड डायरेक्टली प्रोवाइड करता हूं सर्विसेज, तब जाके मुझे सबसेक्शन 4 एप्लीकेबल होगी। वो डायरेक्टली ना हो, वो जनरल हो, तो सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल हो जाएगी। जहां पे रेसिपिएंट का लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। बहुत ऐसे कम एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जहां पे डायरेक्टली ना हो, बट ये वर्ड हमको समझना था, सो मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया। फ्रेंड्स देखो, इंटीरियर डेकोरेशन में, आर्किटेक्ट्स में हमको स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी का लोकेशन ही चेक करना है टू बी अवर व्हाट फ्रेंड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई। बात कुछ है एकदम क्लियर? डन। चलो शुरू करें वापस एक बार। 1 2 3 गो। 13(1) टाइम पास, 13(2) जनरल। बोलो जनरली किसका लोकेशन, रेसिपिएंट का लोकेशन बनेगा हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, बट नहीं अवेलेबल है उसका लोकेशन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, तो सप्लाई का लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलो 13(3) परफॉर्मेंस। क्लॉज ए, रेसिपिएंट आप जब तक मुझे गुड्स नहीं देंगे मैं सर्विस का परफॉर्मेंस करके नहीं दे पाऊंगा, तो जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ वो लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। फर्स्ट प्रोवाइजो, रिमोट लोकेशन इलेक्ट्रॉनिक मींस, ओ मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रिमोट लोकेशन इलेक्ट्रॉनिक मींस, तो जहां पे हमारा गुड्स का लोकेशन है वो क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। गुड्स का लोकेशन विल बिकम व्हाट फ्रेंड्स, अवर प्लेस ऑफ सप्लाई। हमारा सेकंड प्रोवाइजो, इंपोर्ट RTP, put to use only for the purpose of RTP, export, इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में जहां पे रेसिपिएंट का लोकेशन सबसेक्शन 2 जहां पे रेसिपिएंट का लोकेशन है वो क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। एंड क्लॉज बी, जो अब यहां पे चेक कर सकते हो, जब तक फिजिकली रेसिपिएंट सप्लायर के पास अवेलेबल नहीं है तब तक मैं आपको सर्विस का परफॉर्मेंस करके नहीं दे पाऊंगा। उसमें हमारा आंसर क्या आएगा, जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, जहां पे सर्विस का एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा वो लोकेशन क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। चलो 13(4) प्रॉपर्टी, 13(4) प्रॉपर्टी सर्विसेज
डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड उसमें 4 सर्विस को स्पेसिफिकली इंक्लूड किया। बोलो फर्स्ट वुड बी व्हाट फ्रेंड्स, हमारे पास एस्टेट एजेंट, सेकंड इज होटल, थर्ड इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फोर्थ इज फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर डेकोरेटर, आर्किटेक्ट्स। जहां पे प्रॉपर्टी का लोकेशन होगा वो क्या बनेगा फ्रेंड्स, हमारा एब्सोल्युटली प्लेस ऑफ सप्लाई। होपफुली एकदम परफेक्ट मैनर में, प्रॉपर मैंने सब कुछ आप बरोबर समझ रहे हो फ्रेंड्स।